हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी अमेजिंग चीज़ होने वाली है। आज हम फिजिक्स के सारे फॉर्मूले एक शॉट में देखने वाले हैं। हालांकि इस वीडियो में सारे फॉर्मूले नहीं आ पाएंगे। फिजिक्स बहुत बड़ी जो है एक वास्ट सब्जेक्ट होती है। काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले फिजिक्स के अंदर होते हैं। बट लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जो फोकस करेंगे वो मैकेनिक्स के ऊपर फोकस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मैकेनिक्स के सारे फॉर्मूले आज हम इस वीडियो में कवर करें, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा ट्रिक की कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिक थोड़ी समझाने के लिए टाइम लगता है और हम यहाँ पे कंफ्यूजन में आपको नहीं डालना चाहते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस को एज वेल एज आपके स्कोर को बूस्ट करने के हिसाब से वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है ना। तो ये आपके यहाँ पे ज़्यादा ट्रिक की बात नहीं करेंगे कुछ, है ना। उसके अलावा हम यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह की बात नहीं करेंगे कोई खास। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो सिर्फ एक जो फॉर्मूले होते हैं चैप्टर्स के, जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको यहाँ पर थोड़ा रिवाइज कर लेंगे जल्दी जल्दी, है ना, हर टॉपिक के। तो इससे क्या होगा कि कम टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपकी एक छोटी सी हेल्प, अगर आपको ये कंटेंट समझ में आता है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो आप एक लाइक कर दें और जो है वीडियो को शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के बाद, कलीग्स के साथ, क्लासमेट, ट्यूशन मेट जो भी हैं सबके साथ शेयर कर दो। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहाँ पर भी आप अवेलेबल हो। उससे क्या होगा कि और लोगों तक पहुँचेगी और ज़्यादा एंगेजमेंट आने की वजह से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और ज़्यादा मोटिवेशन जितना आएगा उतना ही फ्रीक्वेंटली आपके लिए बहुत और बढ़िया कंटेंट लाया जाएगा, ठीक है ना। चलो, ये हमारा प्यारा सा हेलो बच्चों ऐप है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसमें जो है ज़्यादातर चीज़ें फ्री है, ठीक है ना। तो इस ऐप के अंदर आप फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट, क्वेश्चन बैंक एंड देयर आर हेल लॉट्स ऑफ थिंग लाइक फ्री क्रैश कोर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगभग फ्री हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और उसके ऊपर कुछ छोटे बड़े पेड कोर्सेज भी हैं, जैसे आपके कुछ पेन ड्राइव कोर्सेज हुए, जैसे कोई सीरियस एस्पिरेंट आप में से वो पढ़ना चाहता है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसमें ईयर लॉन्ग कोर्सेज हैं, है ना, पेन ड्राइव कोर्सेज हुए, या फिर मिशन 2020-21 इस तरीके से अलग अलग कोर्सेज हैं। तो अगर आप सीरियस है थोड़ा पढ़ने के लिए तो आप वो भी इनरोलमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए बहुत सारी फ्री चीज़ें अवेलेबल हैं, ज़्यादातर चीज़ें फ्री है, तो आप उसको फ़ायदा उठाइए और उसको इंस्टॉल करके रखिए और उसमें क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आगे बढ़ने से पहले, कि अगर आपने अभी तक हेलो बच्चों ऐप को रेट नहीं किया है तो आप यहाँ पे जाके रेट कर दीजिए प्ले स्टोर के ऊपर, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके। और अगर आप एप्पल में, आईफोन में यूज़ करते हो तो आप जो है एप्पल वाले पे जो है रेट कर दीजिए एप्पल स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, ठीक है ना। उससे क्या होगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और जब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना, तो और ज़्यादा मन करता है आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने के लिए। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम वेक्टर को स्टार्ट करेंगे, फिर हम थोड़ा सा देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन में तो खास कोई फॉर्मूला है नहीं, बस एरर एनालिसिस है थोड़ी बहुत, है ना। फिर उसके बाद आपका काइनेमेटिक्स, ऐसे ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले वेक्टर की स्टार्टिंग करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो वेक्टर में सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो वेक्टर में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन की अगर हम बात करें तो वेक्टर एडिशन आपके दो वेक्टर की अगर हम बात करें तो आप जानते हो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हुआ, ट्रायंगल लॉ हुआ, है ना। तो उसमें बेसिकली मान लो ये हमारा एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये मान लो हमारा एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, है ना, और मान लो इसका रिजल्टेंट हमारा ये आर वेक्टर, है ना। तो मान लो इसके बीच में ये एंगल है हमारा अल्फा, ऐसे ये है बीटा, ऐसे ही मान लो इनके बीच में है थीटा। तो हमारा यहाँ से जो टेन अल्फा होता है वो क्या होता है, आपको याद होगा टेन अल्फा का मैंने जो तरीका बताया था वो क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो भी एंगल आपको लेना है तो उससे अटैच वाली साइड को मत लो, उससे जो रिमेनिंग साइड है उसको ऊपर ले लो। ये मेरे याद रखने का तरीका था जो मैंने आपको बताया था, है ना। यही आपको भी फॉलो करना है जिससे आपको ये कभी कंफ्यूजन ना हो। अब ऊपर बी साइन थीटा आया है तो नीचे बी कॉस थीटा भी आएगा, और साथ में प्लस में वो वाला वेक्टर आ जाएगा जो बचा हुआ है, यानी कि ए आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मुझे टेन बीटा लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, टेन बीटा लिखना है तो बी को नहीं लूंगा मैं, ए को लूंगा ऊपर। तो ऊपर आ जाएगा ए साइन थीटा, है ना, और नीचे आ जाएगा बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। ओके, चलिए। अब ज़्यादा अगर आपको वेक्टर एडिशन करने और ज़्यादा वेक्टर्स के तो आप पॉलीगोनल लॉ वगैरह लगा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई ऐसी खास ज़रूरत इसमें यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे वेक्टर्स को। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे मान लो हमें एक वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है ना, मान लो जो एक वेक्टर है सी, वो आपका a माइनस बी इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो आप निकाल लोगे। सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, सी का मैग्नीट्यूड निकालोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, जो एडिशन था उसमें यहाँ पर प्लस आ जाता है ना, तो इनका जो एडिशन अगर आपको करना है तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। और ये जो थीटा है वो क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, मतलब ये वाली चीज़, ठीक। ये बहुत सिंपल सी बातें करी मैंने। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट क्या वाला है वो देखते हैं।
तो डॉट प्रोडक्ट आप यहाँ पर कर रहे होते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर का, ठीक है, ऑफ टू वेक्टर सपोज, तो यहाँ पर मान लो ए डॉट बी आपको करना है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट आपकी सबसे बढ़िया काम आता है जब आपको 90 डिग्री पर दो वेक्टर दिए गए हों, ठीक है ना। जब आपको 90 डिग्री पर या ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर दो वेक्टर दिए जाते हैं तो उस केस में आपको अगर कुछ भी फाइंड करना है तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कर सकते हो। और ये वाली चीज़ मैंने कई सारे चैप्टर्स में आपको अप्लाई करना भी सिखाई थी, अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका डॉट प्रोडक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे ए डॉट बी को अगर हम देखें तो हम बी डॉट ए बी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं कर सकते, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हम अगर हमें ए से माइनस बी वेक्टर का जो है डॉट करना है तो उसको हम जो है माइनस ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। तो ये क्रॉस और डॉट में बड़ा अंतर होता है ना, क्रॉस अलग चीज़ होती है, क्रॉस में ऐसा नहीं कर पाते हो आप। और ये हो जाएगा आपका बी प्लस सी से, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, है ना। तो आप इसको ओपन भी करके यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर आपकी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको डिस्कस किए जा सकते हैं, जैसे मान लो कि आपको अगर देखो थीटा, वैसे तो देखो ये जो थीटा है इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, माइनस प्लस, है ना। आप जानते हो 90 डिग्री से ऊपर पहुँच गया मतलब आपका एक्यूट रहा, 90 डिग्री से कम तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप जानते ही हो कॉस की वैल्यू 90 डिग्री से ऊपर 180 डिग्री से कम में आपकी नेगेटिव आती है, क्यों, क्योंकि जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है, जैसे हमारे ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ वन, तो अब यहाँ पे जो पहला क्वाड्रेंट है वो साइन का इलाका है, साइन का नहीं है, सभी का इलाका है, यहाँ पे सब चीज़ पॉजिटिव होगी, साइन कॉस टेन, लेकिन दूसरा साइन का होता है, तीसरा आपका जो है यहाँ पे टेन का होता है और चौथा आपका कॉस का होता है ना। तो आपका 0 से 90 डिग्री तक सारे ही पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन 90 से 180 तक केवल साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये कॉस है, इसका मतलब ये 90 डिग्री से ऊपर जैसी जाएगा वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ और बातें करूँ तो जैसे मान लो आपको सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करना है दो वेक्टर का, तो कैसे कर सकते हो, सीधे सीधे ए स्क्वायर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ए मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पे कॉस 0 है यानी कि ए स्क्वायर आ गया। अब फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। और उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे वर्क डन वगैरह के फॉर्मूले आपने देखे, सबसे ज़्यादा फेमस तो वर्क डन का ही होता है डॉट में, है ना, एफ एस कॉस थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें होती है। ओके चलो, अब उसके बाद यहाँ पर जैसे कुछ वेक्टर्स होते हैं, जैसे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, तो कोऑर्डिनेट वगैरह जैसे हमें दिए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था, उसके अलावा हमने बहुत सारी जगह पर ऐसी चीज़ें करके देखी है ना, वर्क पावर एनर्जी में भी हमने देखा है। तो हमने बहुत सारी जगह पर ऐसे देखते हैं कि जहाँ पर हमें पोजीशन वेक्टर के यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं और फिर हमें जो है क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है इनका। जैसे मान लो आपका एक वेक्टर है यहाँ पर, जो मान लो एक वेक्टर ये है ए ऐसे करके, और एक ऐसे ही दूसरा वेक्टर है मान लो ये, ठीक है ना, और इनके दोनों के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और इन दोनों के बीच में कुछ यहाँ पर मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों के बीच में निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप निकालना चाहते हो तो ये मान लो r है, तो ये आपका इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका जो आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें जब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, जब हम वर्क पावर एनर्जी वगैरह में अपने क्वेश्चन वगैरह देखे होंगे तो भी, है ना। और अगला होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट के बाद नेक्स्ट है हमारा क्रॉस। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या चीज़ होती है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, मान लो C = A क्रॉस B है, तो इसका मतलब हम जानते हैं क्या होता है, AB साइन थीटा। ओके, तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद रहनी चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर लेकिन लोचा क्या है, डायरेक्शन का भी होता है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते ओपन करके, आपको n कैप भी लिखना पड़ेगा। मतलब क्या है बेसिकली, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे हमें कोई ये 3 है, 3 न्यूटन, अब इसको हमें वेक्टर में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 3i कैप 3j कैप, यानी कि 3 के साथ एक यूनिट वेक्टर जरूर लगा देंगे। उससे क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है तो ये डायरेक्शन आ गई। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, अब आपको यहाँ पर अगर कभी भी डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हो, A से B की तरफ फिंगर को कल करके यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो, अब उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि i j कैप, मतलब मान लो आपको, जैसे मैंने कहा कि मुझे i क्रॉस j करना है, तो आपको i क्रॉस j करना है तो कैसे करोगे, देखो i j k आप इनको ऐसे लिख सकते हो, ये कई जगह आपको काम आएंगे तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो देखो, जब भी आप क्लॉकवाइज चलोगे ना, घड़ी की दिशा में, i से j की तरफ गए तो k आया, तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। ये आपको मान के चलना है। ओके, और वैसे मान के क्या चले वो तो बेसिकली हम वैसे भी निकाल सकते हैं, बट लेकिन आपको फिलहाल ये मान के चलना है कि जब भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव लेना है, और जब भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आंसर नेगेटिव लेना है। अब जैसे मुझे करना है i क्रॉस k, ठीक है,
तो मतलब मैं ऐसे चल रहा तो आंसर आएगा जे कैप, लेकिन ये माइनस में आपको जे कैप लेना है। ओके, तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। हम एंटी क्लॉकवाइज चले हैं अब की बार, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें हमें पता होना चाहिए। फिर आपका जो नेक्स्ट मुद्दा आता है वेक्टर के अंदर इंपॉर्टेंट, वो आता है यूनिट वेक्टर के बारे में, ठीक है ना। वैसे तो हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी ही हुई है, बट लेकिन यूनिट वेक्टर थोड़ा समझ लेते हैं। यूनिट वेक्टर में मान लो मैंने लिखा ए, मतलब ए कैप, तो इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, या फिर मैं लिख सकता हूँ ए जो वेक्टर है वो हो जाएगा ए कैप, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो यूनिट वेक्टर के बारे में चीज़ें यहाँ पर। अब ये तो था आपका इस तरीके से। अब मान लो एक यूनिट वेक्टर, मान लो इस वाले यूनिट वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी, तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो अगर हमें ये वाला यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला अगर हमें निकालना है, मान लो एन कैप जो है वो हमें निकालना था क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, दोनों मतलब ए और बी दोनों के आपका परपेंडिकुलर है वो, है ना। तो आप कैसे निकालोगे, ऊपर ए क्रॉस बी ले लो और नीचे इसका मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है ना, बस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह जैसी चीज़ें होती है, कंपोनेंट के बारे में आप जानते ही है ना कि भाई कंपोनेंट जो होता है, मान लो अगर हमें इसके कंपोनेंट करने हैं, मान लो ये फोर्स है, अगर हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करना है तो जिधर भी थीटा होगा ना उधर आपका कॉस वाला कंपोनेंट ले लेना, और जिधर भी थीटा नहीं है उधर साइन वाला, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी जो आपको सब लोगों को पता होनी भी चाहिए। ओके, अच्छा, अब जैसे देखो आपको कभी भी आपको एंगल फाइंड करना है दो वेक्टर के बीच में, ठीक है ना, तो कैसे फाइंड कर सकते हो, नॉर्मल आप तरीके से फाइंड कर सकते हो, जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वैसे कभी भी आपको एंगल वगैरह निकालना है तो आप सीधे क्या करो, डॉट मार दो उनका, ठीक है ना, हमेशा डॉट कर दो तो आपको एंगल पता चल जाएगा। ए बी कॉस थीटा के हिसाब से कॉस थीटा जो है वो आपको बता देगा कि क्या एंगल यहाँ पर आने वाला है। ओके, अब यहाँ पर आपका जो है कई बार जो है आई जे के इस तरीके से आपको वेक्टर दिए जाते हैं, उनका मैग्नीट्यूड वगैरह कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपको मान लो कोई वेक्टर हमने दिया, सपोज हमने कोई ए वेक्टर दिया A1 आई कैप, सपोज फोर्स हमने दिया, ठीक है, फोर्स हमने दिया, जैसे मान लो हमने फोर्स दिया 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, है ना, प्लस 7 के कैप, इस तरीके से। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, सीधे सीधे जो भी कंपोनेंट है ना आई जे के अलावा उन सबको ले लो, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और ऊपर पूरे पर अंडर रूट लगा दो, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस फोर्स का। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। अच्छा, चलो, अब उसके बाद यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है ना। अब मान लो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मान लो टॉर्क आपको निकालनी है, और टॉर्क होती है R क्रॉस F, ठीक। अब आपको R हमें जो दे दिया गया, मान लो वो दे दिया 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, है ना, प्लस 7 के कैप। ओके, और हमें जो फोर्स दिया है वो मान लो दे दिया -5 आई कैप, है ना, प्लस 9 जे कैप, है ना, और मान लो प्लस 13 के कैप। तो अब हमें इसको करना है, हम कैसे करेंगे, देखो यार आपको ध्यान रखना है ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। ओके, तो आई जे के इस तरीके से आप तीनों को लिख लो और उनके नीचे आप वैल्यूज लिख दो। अब देखो ऊपर किसकी वैल्यू लोगे, ऊपर उसी वेक्टर की वैल्यू लोगे जो पहले आता है फॉर्मूले के अंदर। अब आर पहले आ रहा है तो ऊपर आप आर की वैल्यूज लोगे, तो ये आई के नीचे 3 है ना, जे के नीचे 5, इसके कंपोनेंट हम लिख रहे हैं के 7, और इधर -5 और फिर है 9 और फिर है 13। ध्यान रखना अगर आपने ऊपर ये वाले कंपोनेंट ले लिए ना फोर्स के तो आंसर गलत आ जाएगा। अब ये मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं केवल, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका तरीका क्या है। बेसिकली इसका तरीका जो है बड़ा सिंपल सा है। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं, देखो जो टॉर्क होगा हमारा वो क्या होगा, अब आई कैप को आप छुपा लो, मतलब जो भी आप निकाल रहे हो सबसे पहले आप आई कैप को निकालना चाहते हो ना, तो जो भी आई कैप जिस वेक्टर को आप सबसे पहले निकालना चाहते हो, जिस यूनिट वेक्टर की वैल्यू, तो उस केस में ध्यान क्या रखना है, जिस कंपोनेंट को आप सबसे पहले सॉल्व करना चाहते हो उसको छुपा लो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस। अगर हमें आई कैप पहले निकालना है तो जे और के का मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 13 65, है ना। अब यहाँ पे माइनस आएगा हमेशा, प्लस नहीं आएगा, है ना, आप हमेशा घटा रहे होते हैं। 9 × 7 कितना होता है 63, और ये आई कैप आ गया। अब जे के लिए आपको हमेशा माइनस यूज करना है ना, अगला जो होगा वो माइनस का लेना है आपको। अब जे को छुपा दो, फिर आई और के का मल्टीप्लाई कर दो, 3 13 कितने होते हैं, 13 3 कितने होते हैं आपके 39, है ना। अब माइनस लोगे या प्लस, तो माइनस लोगे, क्यों, क्योंकि ये फिक्स है। अब 7 5 35 होते हैं, लेकिन ये माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। अब ये आपका जे कैप आ गया, अब बाकी का प्लस में आएगा। देखो जे कैप हमेशा माइनस में लेना है, बाकी सब प्लस में है, ठीक है। अब के कैप के लिए निकालो, पहले हम यहाँ पर के कैप के लिए के कैप को छुपा देते हैं, आई और जे का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 3 27, 5 5 25, तो 27 में से माइनस के 25 घटाने, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका यहाँ पर के कैप आ जाएगा। तो ये भी जो भी हमारा आया यहाँ पर 2 आई कैप माइनस
4j कैप, है ना, प्लस आपका 27 और आपका ये होगा 25, यानी कि आपका 52k कैप। तो इस केस में अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, सीधे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 52 का स्क्वायर, ठीक, और इसका अंडर रूट। तो इस तरीके से आप हमेशा इस सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। बहुत बेसिक चीज़ें थी, पर जिन लोगों को नहीं आती उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थी, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ये हमारे वेक्टर का ज़्यादातर बेसिक पोर्शन हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा एरर के ऊपर लेकर जाता हूँ, ठीक है। वेक्टर हमारा पूरा हो चुका है, तो अब हम थोड़ा अगले चैप्टर पे आते हैं, यूनिट, डायमेंशन एंड एरर, ठीक है ना। अब देखो यार, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन में तो कोई ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है, तो एरर में ही हम सीधे आते हैं। एरर में प्रोपेगेशन ऑफ एरर होती है, जो फॉर्मूले के नाम पे आप उसे कह सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूला भी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही है सब कुछ, ठीक है ना। जैसे आपको कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है एरर में, सबसे पहले तो एरर के लिए एक गुरु मंत्र याद रखना है कि एरर हमेशा ऐड होती है, दे ऑलवेज बीइंग ऐड, ओके। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो x इक्वल टू a प्लस बी है, ठीक है ना, या फिर x इक्वल टू a माइनस बी है। तो इस केस में आप कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सीधे सीधे आप क्या कर दोगे, डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, है ना। आप एरर ऐड कर सकते हो ऐसे, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होने वाली, ये हमेशा ही ऐड होगी, ठीक है ना। अब डेल्टा x निकाल लिया, तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, x प्लस माइनस डेल्टा x, है ना। ये तो आपकी मेन वैल्यू हो गई, ये इसके अंदर छोटी मोटी एरर है वो हो गई, ओके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें भी समझ में आएंगी। दूसरी चीज़ जो होती है इसमें, वो होती है, मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो मान लो x इक्वल टू a क्रॉस b है, या फिर ऐसे देखो x इक्वल टू a क्रॉस b है सपोज। तो अब आपको यहाँ पर इसका सपोज मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, इसको आप मल्टीप्लाई करने का जो फॉर्मेट है वो आपको ध्यान रखना है, डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स मतलब एरर, ठीक है ना। और हमेशा एरर ऐड होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, डेल्टा ए बाई ए, है ना, प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब वैसे तो प्लस माइनस लगा सकते हो, पर आप इसको सीधे सीधे बाहर लगा लो, प्लस माइनस, अंदर आप हमेशा ऐड कर दो, ठीक है ना। जो भी आंसर आए उसके आगे प्लस माइनस लगा दो, लेकिन आपको एरर आंख बंद करके ऐड कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं डिवाइड का कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई का भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके। चलो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है और हमारी जो साइड है, मान लो एक क्यूब है और क्यूब की साइड हमें 10 दी गई है, 10 मीटर दी गई है, और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है और उसमें एरर भी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है, क्यूब साइड का क्यूब, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है ना। 1000 मान लो 1000 मीटर क्यूब आ गया या 1000 लीटर क्यूब आ गया। अब आपको यहाँ पर सपोज क्या निकालना है, आपको सपोज यहाँ पे निकालना है कि जो हमारा जैसे वॉल्यूम होता है हमारा L की पावर 3, तो हमें निकालना है कि आखिर जो आपका एरर है वॉल्यूम में वो कितना आएगा, ठीक है ना। अब ये आपका जो एरर है वो कैसे निकालोगे, डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाई L, जो पावर होती है वो हमेशा बाहर आ जानी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जो भी आपका यहाँ पर साइड आई है डेल्टा L बाई L, अब उसमें कैसे निकालोगे। अब डेल्टा L बाई L आपको ध्यान रखना, वो सब आपको देखो ये पूरा एक क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं अभी आपको यहाँ पर सिर्फ क्या बता रहा हूँ, मान लो डेल्टा L बाई L की वैल्यू 2% आपको दे दी क्वेश्चन के अंदर, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 6%। तो ये पूरा का पूरा जो डेल्टा V बाई V आया है ना, इसी को हम चेंज इन परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कहेंगे, डेल्टा V को हम परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम नहीं कहेंगे, वो एरर है, ध्यान रखना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज 2%, तो कैसे कहोगे, डेल्टा V बाई V की वैल्यू आपको निकालनी है, ये चीज़ समझो, है ना, ये चीज़ समझ लो। डेल्टा V बाई V की वैल्यू निकालोगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई डेल्टा V बाई V में डेल्टा V की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो ये चेंज है, नहीं, ये एरर है, जबकि ये पूरा जो है वो चेंज है, ओके। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अभी हमने जो देखा वो मल्टीप्लाई का देखा, मान लो आपको यहाँ पर x इक्वल टू a अपॉन b है, तो आपको इसका जो है इसको सॉल्व करना है एरर के थ्रू। तो मैंने पहले ही बताया एरर हमेशा ऐड होती है, तो इसको आंख बंद करके आप सीधे ऐड करके आ जाना, ठीक है ना। तो ये कभी भी गलत नहीं होता है, एरर बहुत इजी टॉपिक है, फ्री फंड के नंबर होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई ध्यान नहीं रखना है, कुछ भी सीधे ऐड करके आ जाना है, ओके। तो ये सब चीज़ें माइंड में थोड़ा रखेंगे। अब मान लो आपको इस तरीके से कोई वैल्यू दे दी, मान लो आपको जो है फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू दे दी कि x इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q एंड c की पावर r, तो कैसे निकालोगे, डेल्टा x बाई x जो हो जाएगा फिर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जो भी पावर है वो बाहर निकाल लो। अब मैंने पहले ही बताया एरर हमेशा ऐड होती है, तो पावर आ गई बाहर, अंदर क्या बचेगा, डेल्टा a बाई a प्लस q, प्लस होगा, क्यों, क्योंकि मैंने पहले बताया एरर हमेशा ऐड करनी है, और पावर बाहर आ जाएगी,
है ना, डेल्टा बी बाई बी और प्लस आर, ध्यान रखना नीचे हो ऊपर हो, डिनोमिनेटर हो न्यूमरेटर, डजंट मैटर, यहाँ पर आपको हमेशा ऐड करना है, ठीक है ना। तो एरर इसीलिए तो बहुत ईजी होती है क्योंकि ये हमेशा ऐड होती हैं, ओके। तो सीधे सीधे आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ओके। अब देखो एक और कुछ चीज़ें बात ध्यान रखोगे, जैसे जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं उनका एरर में कोई काम नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं t = 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो अब यहाँ पर 2 पाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ l और g से फर्क पड़ेगा। तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ इसकी एरर, तो मैं लिखूंगा डेल्टा t बाई टी = जो l है ना। अब l की पावर देखो हाफ है, अगर आप देखें रूट का मतलब हमेशा पावर हाफ होती है, और g की पावर आपकी माइनस हाफ है, वैसे तो प्लस हाफ है, ऊपर आएगा तो माइनस हाफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो l की पावर हाफ है तो पावर बाहर आ गई, डेल्टा l बाई एल। अब आपको तो प्लस ही करना है अब, क्योंकि लेकिन उधर माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, हाफ डेल्टा g बाई जी, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, तो आई होप आपको सब चीज़ें ध्यान रहेंगी और आप जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है क्वेश्चंस में कर लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे। तो अब हम थोड़ा सा काइनेमेटिक्स की ओर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। काइनेमेटिक्स जो है, अब काइनेमेटिक्स में एंट्री करते ही सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो आती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसके बारे में हम ज़्यादा बातें तो नहीं करेंगे, लेकिन मान लो डिस्प्लेसमेंट के इस तरीके के क्वेश्चंस आए कि भाई एक पोजीशन वेक्टर आपका ऐसे है और दूसरा मान लो ऐसे है, तो इन दोनों के बीच में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो डेफिनेटली आप जो निकालोगे वो कैसे निकाल सकते हो, मतलब इसके जो भी कोऑर्डिनेट हैं और इसके जो भी कोऑर्डिनेट हैं उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही यहाँ पर इनका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आपको निकालना है, वो हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो इसके x1 y1 z1 है, इसके x2 y2 z2 है, तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, है ना, i कैप, ऐसे ही y2 माइनस y1 j कैप, ऐसे ही z2 माइनस z1 k कैप, ओके। फिर उसके बाद आगे आते हैं थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर एवरेज स्पीड के बारे में आप जानते हो, इसका फिर अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो वो डिस्टेंस हो जाएगी, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, जो भी इसमें टाइम लगा होगा। तो वही सारी बातें हैं, कुछ अलग तो इसमें है नहीं वैसे, ठीक है ना। अब जैसे कुछ सर्कुलर मोशन वगैरह वाले भी कुछ फॉर्मूले मैंने बताए थे, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा कुछ ऐसा इसलिए नहीं बताऊँगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कन्फ्यूज़न में आए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ मैं बहुत ज़्यादा जो ट्रिक्स वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा जो डीप चीज़ें हैं वो सब मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें हैं, है ना, जो मोटे मोटे फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वही सब यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ओके। अब यहाँ पर बेसिकली जो सर्कुलर मोशन वगैरह वाले फॉर्मूले थे 2v sin थीटा बाई 2 वगैरह वगैरह, तो वो सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब फिर उसके बाद जैसे आपका एक चीज़ ध्यान रखना कि जो एवरेज स्पीड होती है ना वो आपकी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होती है, ओके। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी सेम होते हैं, बस मैग्नीट्यूड के हिसाब से, ठीक है ना। अब वेलोसिटी के बारे में आप जानते ही हो यार, इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, ds अपॉन dt, है ना। तो इसमें तो कुछ ऐसी लोचा है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन मतलब वही वाली बात है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी, तो स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम देखें तो जो एक्सेलरेशन, जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो क्या हो जाएगा, वो डेल्टा v बाई डेल्टा t हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं और बाकी तो आपका यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं। अब ग्राफ वगैरह में जो है, जैसे कुछ ग्राफ वगैरह अगर हम देखें, या फिर एक्सेलरेशन के बारे में एक और बात, जैसे एक्सेलरेशन dv बाई dt भी हो सकता है, या फिर अगर जो वेलोसिटी है वो अगर टाइम का फंक्शन नहीं है ना, तो एक्सेलरेशन आपका v dv होगा, dx भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, ओके। अब यहाँ पर बेसिकली जो आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे जो भी एरिया होता है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो आप चेंज इन स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी मैं अभी आपको थोड़ा और बताने की कोशिश करूँगा तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। नेवर वरी अबाउट इट, टेंशन मत लीजिए उसके बारे में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमने बेसिक फॉर्मूले तो हमने देख लिए, है ना। अब थोड़ा ग्राफ के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ तो देखो, एक और चीज़ ध्यान रखना, बहुत बेसिक सी है, आपको पता होनी चाहिए वैसे तो, कि डिस्प्लेसमेंट से हमें अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना। डिफरेंशिएशन करोगे डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में, तब वेलोसिटी आती है, और फिर इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है ना। ये सब हमें पता होना चाहिए। जब हम अगर वापस जाना चाहें तो कैसे जाएंगे, इंटीग्रेशन के थ्रू, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तब वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आती है, ठीक है ना। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिस्कस करूँ अलग अलग केसेस के बारे में, जैसे मैं इधर लिखूँ डिफरेंट केसेस,
ठीक। और मैं इधर लिखूं वीटी ग्राफ और इधर मैं लिखूं एटी ग्राफ, ठीक। तो यहां पर अलग अलग केसेस, जैसे यूनिफॉर्म मोशन की अगर मैं बात करूं तो यूनिफॉर्म मोशन में आपका यहाँ पर ये मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है आपकी, ठीक है। और एटी ग्राफ में अगर बनाऊं तो कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो आपका यहाँ पर नॉर्मली जो है एटी ग्राफ कह रहा हूँ मैं, एसटी ग्राफ अगर मैं बनाऊँ तो नॉर्मली आपका जो नॉर्मल एसटी ग्राफ है उस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके। और एटी ग्राफ यहाँ पे बनेगा नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं, है ना। अब यहाँ पर मान लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो उस केस में आपका वेलोसिटी ऐसे चलेगी, फिर क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, इंजेक्ट होती जाएगी वेलोसिटी धीरे धीरे। मैंने कहा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब क्या होता है कि हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तभी ऐसा ग्राफ ये आएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पर बनाने लग जाऊँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो कैसे आएगा, अगर एक्सेलरेटिंग मोशन है तो आपका जो ये पैराबोला है झुकेगा डिस्टेंस की तरफ, और अगर रिटार्डेशन है तो टाइम की तरफ झुक जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपके और भी ग्राफ पॉसिबल हैं, रिटार्डेशन के पॉसिबल हैं, ठीक है ना, तो वो आपका उल्टा बन जाएगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ ग्राफ, है ना, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। अब आगे आएँ तो इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन हम सबको पता होनी चाहिए, है ना। ये कब यूज़ करते हैं, जब आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना। तो जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमें सबको पता है ना। दूसरे नंबर पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें ये क्या क्या चीज़ होती है देखो, ये पता होनी चाहिए। जैसे v होती है हमारी फाइनल स्पीड, ये इनिशियल स्पीड, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल स्पीड और ये एक्सेलरेशन, है ना। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो और कॉमन, ये तीनों तो हम सबको पता रहती ही है ना। लेकिन इसके अलावा भी आपको 2-4 और ध्यान रख लेनी है। जैसे आपको अगर किसी पर्टिकुलर सेकंड पे आपको जो है पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े, देखो क्वेश्चन ऐसे आया कि भाई 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में पार्टिकल ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। लेकिन आपसे पूछा गया कि चौथे सेकंड पर उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो कैसे निकालोगे। फिर आप अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, जो भी आप किसी भी पर्टिकुलर सेकंड पे जो आप निकालना चाहते हो तो वो कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्टली यू प्लस ए अपॉन टू 2n माइनस 1। आपसे पूछा चौथे सेकंड पे, तो n की वैल्यू 4 रख देना और आपका जो वैल्यू है वो पता चलेगी कि चौथे सेकंड पर वो कितना चला, ठीक। अब अगर मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर मैं आपको और थोड़ी सी इक्वेशंस बताऊँ, तो आपको और थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये मेरी फेवरेट इक्वेशन है, आपको u v दिए गए हैं और आपको टाइम दिया गया है, तो डिस्प्लेसमेंट आप इजीली निकाल सकते हो, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू, ठीक है। चलो अब उसके बाद यहाँ पे एक और इक्वेशन आप याद रख सकते हो, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तब है जब आपको फाइनल स्पीड दी गई है और इनिशियल स्पीड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर आपको डिस्प्लेसमेंट तक जाना है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ओके। चलो अब उसके बाद रिलेटिव मोशन वगैरह है, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी वगैरह है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी होती है। तो मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को बता देता हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है थोड़े से क्लियर हो जाएं और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, है ना, चीज़ें आ जाएँ समझ में। अब मोशन अंडर ग्रेविटी की मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी, तो वो आपने अगर लेक्चर्स वगैरह देखे हैं, ट्रिक वीडियो भी देखी है, तो भी आपको आ गई होंगी। अदरवाइज मैं आपको फिलहाल फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट वगैरह निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, यू स्क्वायर बाई 2g से। और आपका अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो भी टाइम ऑफ एसेंट होता है, मतलब यहाँ पर नीचे से ऊपर तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में भी लगता है ना। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। और कितना लगता है, u बाई जी लगता है, ठीक है ना। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है फिर, 2u बाई जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने कुछ पॉइंट आपको बता रखे हैं कि जब भी पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तो उसमें जो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो 1:3:5:7 होता है, जिसे हम गैलीज रेशियो कहते हैं, जीजीज रेशियो, है ना। तो वो सब हमें पता होना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपकी वैलिड है ही है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जहाँ जहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अवेलेबल है वहाँ वहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें हम,
तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आप जो है सारी चीज़ों को, प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली ना दो तरीके के मोशन का कॉम्बिनेशन होता है ना। ये 2D है, मतलब क्या हो रहा है कि आपका मोशन अंडर ग्रेविटी भी यहाँ पर आ गया है, और आपका जो नॉर्मल मोशन हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह जो लगाते आ रहे थे, वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो गया है। मतलब उससे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले वाला पोर्शन जहाँ पे हम नॉर्मल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वो सब देख रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन अगर ऐसा है तो इसमें दो तरीके के मोशन होते हैं, है ना। एक तो आपका ये वाला ही हो गया, और दूसरा आपका नॉर्मल ये वाला हो गया, है ना। देखो तो एक्स एक्सिस पर आपका पार्टिकल ऐसे चल रहा है, और जबकि वाई एक्सिस पर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एनालिसिस होता है इसका। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इस वाली चीज़ को हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं, इस वाली चीज़ को हम रेंज कहते हैं, इसको हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, है ना। और बाकी जो ये हमारा मान लो स्पीड है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, यू एक्स और यू वाई, यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिक सी। अब हॉरिजॉन्टल मोशन को एनालिसिस जब हम करें, हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब ये वाली, मतलब ये एक्स एक्सिस वाली, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी स्पीड होती है वो यू कॉस थीटा हो गई इस वाले हिसाब से, है ना। और आपका क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी नहीं, तो नॉर्मल आपका क्या लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला, है ना। तो ये सारी चीज़ें। वर्टिकल मोशन को एनालिसिस करें तो फिर आपका थोड़ा सा अलग सिस्टम हो जाता है। वर्टिकल मोशन में मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, है ना। तो वर्टिकल मोशन आपकी क्या है, वर्टिकल मोशन में मैक्सिमम हाइट आ रही है ना। उसके अलावा टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वो सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। तो जो भी हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में फॉर्मूले पढ़े थे ना, वही आपके प्रोजेक्टाइल में भी हो जाएंगे वर्टिकल मोशन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड पूरी की पूरी यू थी, लेकिन यहाँ पर बस फर्क इतना है कि वर्टिकल में जो है वो यू का एक कंपोनेंट है जो है यू साइन थीटा। तो यहाँ पर जहाँ पर आपका यू था ना, वहाँ पर यू साइन थीटा रखना है बस, तो हमारा ये सारे वर्टिकल मोशन के सेम फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैक्सिमम हाइट आप निकालना चाहते हो तो एच मैक्स आप हमें पहले से पता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में यू स्क्वायर बाई 2g हमने पढ़ लिया था। बस यहाँ पे फर्क क्या है कि वो यू वाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर मोशन यहाँ पर जो वर्टिकल है वो इसी की वजह से है, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक। ऐसे ही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो, ओके, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। ऐसे ही आप रेंज निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो रेंज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। रेंज का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल वो। अब रेंज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रेंज के दो तीन फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। एक तो सब बहुत बेसिक सा फॉर्मूला जो सबको पता ही होगा, है ना, ये तो पता ही रहता है सबको, लेकिन इसके अलावा भी ध्यान रखना है 2ux uy ओवर g, है ना। मतलब ux का uy का कंपोनेंट, जैसे मान लो आपको दे दिया गया u की वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप, तो आप यहाँ से रेंज कैसे निकालोगे, सीधे सीधे कैसे निकालोगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 10, है ना भाई। x कंपोनेंट 3 हो गया, y हमारा 4 हो गया, और हम सीधे सीधे निकाल लेंगे, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी ना है कि पहले हम यहाँ पे एंगल निकालेंगे फिर यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। और रेंज है क्या, बेसिकली आप अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्पीड अगर हमारी यू कॉस थीटा है तो टाइम हमारा टोटल टाइम टी है, तो रेंज ये भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आपके रेंज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमेशा पता होनी चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है आपका प्रोजेक्टाइल के अंदर, मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर केवल एक ही स्पीड होती है जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है, वर्टिकल स्पीड यहाँ पर 0 होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, जैसे मान लो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज का रेशियो है वो क्या होता है, बेसिकली वो होता है आपका tan थीटा बाई 4 के बराबर, या फिर आप कह सकते हो कि tan थीटा जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ h अपॉन r होता है, ठीक है। तो कभी भी आपको मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज दी गई हो तो आप थीटा ईजिली ऐसे निकाल सकते हो, ओके। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ ट्रिक्स मैंने बताई हुई है ऑलरेडी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है एक, है ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके, तो वो भी आप जो है ध्यान रखोगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेसिकली अगर हम देखें ना, ये बताती क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ना एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बताती है। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है हमारा, हमें मान लो इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना है, तो हम कैसे बताएंगे, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट बता दें और वाई कोऑर्डिनेट बता दें तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी करती वही है कि वो वाई और एक्स के बीच में लिंक बनाती है। हमें पता चलता है कि वाई अगर कंपोनेंट ये है तो एक्स वाला ये रहा होगा कोऑर्डिनेट। तो आपकी होती क्या है ये, आप जो है इसको दो तरीके से याद रख सकते हो, वाई इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के तरीके से भी याद रख सकते हो, या फिर आप इसको याद रख सकते हो x tan थीटा
1 माइनस एक्स अपॉन आर वाले तरीके से भी। अब ये इनमें अंतर क्या है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस रेंज की वैल्यू हमने रख दिया इसमें, तो ये ऐसे हो गया है। बस आपका ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि भाई क्वेश्चन आपका किस तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। तो दोनों ही आपकी हेल्पफुल है, कभी भी कोई भी यूज हो सकती है। अगर आपने कभी पढ़ाई करी होगी, लेक्चर्स देखे होंगे, है ना, कभी क्वेश्चन का डिस्कशन देखा होगा, तो आपको ये सब याद भी होगा कि हमने कब कौन सी चीज़ डिस्कस करी थी, ठीक है। एक होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। उसमें क्या फंडा है, उसमें आपका एक तरीके से ऐसे मान लो कि आप यहाँ पर बैठ के इसको मोशन को कर रहे हो। मान लो ये हमने जो प्रोजेक्टाइल पढ़ा है ना, आप यहाँ पर बैठ गए और यहाँ से स्टडी कर रहे हो आधा प्रोजेक्टाइल, तो उस केस में हम मान लो ऐसा सीन कुछ बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी ये वाली तो हाइट हो गई मैक्सिमम वाली, है ना, और जो वहाँ पर रेंज थी यहाँ पर ये वाली रेंज हो गई। रेंज का मतलब वही होता है कि जहाँ से आपने पार्टिकल को फेंका है वो कहाँ जाकर असल में टच कर रहा है ग्राउंड को, ठीक। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको रेंज कह रहे होते हैं। ये मान लो आपकी यहाँ पे फेंकने की स्पीड यू रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आएगा, 2h/g, ठीक है ना। अब ये कहाँ से आया, नॉर्मल आपकी जो इक्वेशन है ना, h = ut + ½ वहीं से आया है, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया √2h/g। और आपका जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, अब आप जानते हो क्या होती है, ये होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टाइम, है ना भाई। जो आपकी डिस्टेंस होती है वो स्पीड इनटू टाइम होती है। अब स्पीड हमारी क्या है, u, और टाइम हमारा t, तो ये हो जाएगा u टाइम्स ऑफ √2h/g। ओके, ऐसे ही आपके ये सारे फंडे हो गए। तो इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो आपका आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। अब कुछ चीज़ें होती है रिलेटिव मोशन वगैरह की, तो रिलेटिव मोशन में कोई खास फॉर्मूला तो हमारा नहीं होता है, बस एक चीज़ ज़रूर होती है रिलेटिव मोशन में कि आप थोड़ा थोड़ा देख लो। अगर मैं आपको रिलेटिव मोशन बताऊं तो जैसे दो पार्टिकल या दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है, तो फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रिलेटिव मोशन निकालने के लिए। मान लो आपकी ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, तो अगर ये कोई ए है, ये कोई बी है, तो मुझे अगर यू ए बी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यू ए माइनस यू बी कर दूंगा। अगर यही दोनों आपस में एक दूसरे के पास आ रहे होते, अपोजिट डायरेक्शन में होते, तो यही चीज़ यू ए प्लस यू बी हो जाती है ना। और एक होती है रिलेटिव सेपरेशन, तो रिलेटिव जो स्पीड होती है ना यू ए बी, वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव सेपरेशन। भाई जो आपकी स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब रिलेटिव सेपरेशन मतलब इनका डिस्टेंस हो गया, है ना, एक्स अपॉन टाइम। तो ये भी आपका डायरेक्टली यूज यहाँ पर कई बार हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं ऐसे, तो फिर है ना बहुत बड़ा काइनेमेटिक्स होता है, बट लेकिन बेसिकली आपके मोटे मोटे तौर पे जो भी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी याद रहनी चाहिए, आपको बहुत हेल्प करेंगी, है ना, और आपकी जो है थोड़ी सी मदद करती रहेंगी। ऐसी कोई दिक्कतें आपको आनी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होता है हमारा वो होता है लॉज ऑफ मोशन वगैरह, एनएलएम, है ना। तो एनएलएम फ्रिक्शन होता है नेक्स्ट टॉपिक। तो देखते हैं भाई एनएलएम एंड फ्रिक्शन में हम क्या सीख सकते हैं, क्या नहीं सीख सकते, ठीक है ना। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं एनएलएम फ्रिक्शन में भी, तो लेकिन मैं वही मोटे मोटे तौर पे बात करूँगा। तो देख लेते हैं क्या है। तो एनएलएम की अगर हम बात करें तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले तो अपना फोर्स ही आता है ना। फोर्स के बारे में डिस्कशन चलता है काफ़ी देर तक, तो इनर्शिया, फोर्स, है ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फलाना, है ना। और आपका सेकंड लॉ, पहला लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, तो सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि फोर्स कितना आएगा, है ना, न्यूमेरिकली कितनी वैल्यू हमें मिलेगी, वो सब बताता है, ठीक है। और एक सबसे पहला जो चीज़ होती है जो हम सीखते हैं वो सीखते हैं कि इनर्शिया जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी बॉडी का मास ज़्यादा है तो मतलब उसे रोकने में, मतलब ऐसे मान लो कि किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है। इनर्शिया एक तरीके से क्या है, टेंडेंसी ऑफ अपोजिशन। एक तरीके से अगर बॉडी चल रही है तो चलने में आप रोकोगे उसे तो इनर्शिया लगेगा, है ना। अगर आप बॉडी की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते, है ना, आपको दिक्कत होगी, एक भारी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। इनर्शिया बेसिकली अपोजिशन है चेंज का, है ना, वो नहीं चाहती बॉडी अपने अंदर चेंज लाना। आप ऐसे रियल लाइफ में भी सोचो यार, आपको अगर कोई अपनी आदत बदलनी है या कोई चीज़ बदलनी है तो उसमें आपको फोर्स लगाना पड़ता है ना, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप रात में सोते थे, अब आपको सुबह जल्दी उठना है, सॉरी, आप अगर रात में जगते थे और आपको अब जो है जल्दी ही सुबह उठना है और सुबह एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी, इनर्शिया देगी बॉडी। तो ऐसे ही आप फिजिक्स में भी समझ लो कि जो बॉडी आपकी कुछ भी अगर जिस स्टेट में है, रुकी हुई है, तो वो चाहती है कि वो रुकी रहे, वो आलस में रहना चाहती है, ऐसे समझ लो, ठीक है। चल रही है तो वो चाहती है कि चलते ही रहे, कोई रोके ना हमें। अच्छा, अब जो फोर्स होता है सेकंड लॉ के हिसाब से हमें पता चला dp/dt होता है। अब ये p क्या बला है, ये है मोमेंटम, है ना, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो आपका ये क्या होता है, mb के बराबर। और इसको हम कैसे एक्सपेंड कर देते हैं कई क्वेश्चंस के लिए इस तरीके से, है ना। कई बार डायरेक्टली यूज हो जाता है कि भाई कई बार तो क्या होता है कि आपका मास जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास दे दिया जाता है तो हम ये वाला यूज़ करते हैं। कई बार हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दी जाती है तो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हमारा मोमेंटम वगैरह होता है मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो जो मोमेंटम है जैसे हम पी कह रहे हैं वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इस तरीके से, और इसके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, मास का हो गया m, वेलोसिटी का हो गया LT-1, ओके। इस तरीके से हो गया। अब एक होती है इम्पल्स। इम्पल्स क्या चीज़ होती है, इम्पल्स होती है आपकी डेल्टा, आप कह सकते हो इम्पल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम की बराबर होती है ना। तो इम्पल्स बेसिकली डेल्टा पी ही है अगर आप देखें तो ये, या फिर आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद टाइम, एफ डेल्टा टी भी कह सकते हो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, ओके। इम्पल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम ही है, तो जो चेंज इन मोमेंटम निकालोगे वही इम्पल्स है, ओके। तो इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। और फोर्स और टाइम, अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रही है तो फोर्स और टाइम का जो एरिया होगा वही आपका इम्पल्स भी होगा, ठीक है। जो भी मान लो कोई भी कर्व है तो उसका एरिया आपका इम्पल्स बताएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए थे वन शॉट वीडियोज़ में भी, ओके। अब उसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं कि बेसिकली आपका न्यूटन थर्ड लॉ वगैरह आप जानते हो, है ना। रॉकेट की प्रॉब्लम हमने करी थी, तो रॉकेट के केस में हमने क्या देखा था कि रॉकेट के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। अगर इस तरीके से रॉकेट था, इसमें गैसेस निकल रही थी, ऊपर आपका क्या लग रहा था, ऊपर आपका हम जो है एक फोर्स लगा रहे थे, है ना, नीचे हमारा mg लग रहा था, और साथ में क्या लग रहा था, VdM/dt, मतलब जो भी गैसेस निकल रही है ना, भाई गैसेस के निकलने की वजह से तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि जो ओवरऑल VdM/dt प्लस mg जो होता है वो किसके बराबर होता है, नेट फोर्स के बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऐसा कुछ हमने देखा था और इसके हिसाब से हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करने थे और करे भी थे, है ना। अब आपको याद होगा तो ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक आया था वो लिफ्ट वगैरह का आया था, है ना। लिफ्ट वगैरह के बारे में अब हमने देखा था, ट्रिक वगैरह भी देखी थी पुलिस वगैरह को सॉल्व करने की, तो हमने लिफ्ट कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था। तो लिफ्ट कॉन्सेप्ट का क्या सिस्टम था, मान लो कोई भी लिफ्ट है आपकी, ये लिफ्ट है, अब ये अगर मान लो ऊपर जा रही है इस कांस्टेंट स्पीड के साथ, है ना, स्पीड इज कांस्टेंट सपोज, तो आपका यहाँ पर नॉर्मल mg के बराबर होता था, ठीक है ना। अगर ये मान लो ऊपर जा रही है एक्सलरेशन के साथ, एक्सलरेशन है ऊपर की तरफ है, तो आपका यहाँ पे नॉर्मल क्या होता था, mg+a। और यही लिफ्ट अगर नीचे जा रही होती तो नॉर्मल क्या हो जाता था, mg-a। ये आपकी नीचे जा रही है कांस्टेंट एक्सलरेशन के साथ, ठीक। और यही अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही होती तो वही n=mg हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग केसेस भी हमने देखे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था मोशन ऑफ बॉडीज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। तो हमने क्या देखा था कि मान लो दो बॉडीज़ हैं आपकी, ये हमारी कॉन्टैक्ट में यहाँ पर रखी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो मान लो ये मास m1 है, ये मास m2 है, और हमने इस पर फोर्स लगाया, तो हमारा जो एक्सलरेशन होता था वो होता था नेट एक्सटर्नल फोर्स, जो हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से पता चला, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना। ऐसा कुछ हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर मान लो जो है बॉडी ऐसे जा रही है और एक फोर्स हमने ऐसे भी लगा दिया, मान लो F2, तो हम नेट फोर्स अब क्या लिखेंगे, जो भी एक्सलरेशन आएगा, ठीक है ना, तो फिर उसमें नेट फोर्स हमारा F-F2 हो जाएगा फिर, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लो हमें जो है ये वाला फोर्स हमें नहीं लगाना है और हम इसको भी नहीं लगाना चाहते, तो हमारा नॉर्मल ये हो जाएगा। अब मान लो इनके बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे। अब क्योंकि बॉडी, ध्यान रखना, क्योंकि बॉडी राइट में जा रही है तो कांटेक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, ये जो मास है m2 इंटू एक्सलरेशन, यानी कि m2F/m1+m2, दैट्स इट। फिर उसके बाद यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स आपने निकाला। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने सीखी थी, ठीक है। यहाँ पर हम और क्या क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पर फिर हमने पुली वगैरह के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कशन करें तो पुली के क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे मान लो इधर आपका एक ब्लॉक है m1 और ये ब्लॉक है मान लो m2। अब ये आपका, ये मान लो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक्सलरेशन क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब m1g - m2g अपॉन टोटल मास, ओके। तो इस तरीके से, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, बस ये जो चीज़ थी उसी के बिहाफ पे हमने सब कुछ किया था। अब टेंशन निकालनी है तो कैसे निकालते थे, अब क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो टेंशन कैसे निकालोगे, लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से नीचे जाने पर क्या होता है, mg-a। तो अब क्या करोगे, सीधे सीधे एक्सलरेशन की वैल्यू निकालोगे और यहाँ पर पुट करके टेंशन कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। अगर इस वाले ब्लॉक से निकाल रहे होते तो ये हमारा m फिर क्या होता, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो m2g+a के हिसाब से टेंशन आती फिर, ओके। तो जो वहाँ पे नॉर्मल था वही यहाँ पर टेंशन है, इस तरीके से समझ लेना, ओके। अब हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, पुली की अलग अलग फ्रेमिंग थी हमारी। जैसे मान लो ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन हमने करने हैं, है ना। मान लो इस तरीके से आया और यहाँ पर ये ब्लॉक है, यहाँ पर ये हमारी पुली है, ऐसे ये एक और ब्लॉक हो गया, मान लो ये m1 है, ये m2 है, तो यहाँ पर जो एक्सलरेशन होता है वो फिर क्या होता है, m2g/m1+m2, है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। अब टेंशन हमें निकालनी है। अब ये ब्लॉक मान लो नीचे जा रहा है तो टेंशन क्या हो जाएगी, m2g-a, दैट्स इट, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर
इसके थ्रू निकालना है तो टेंशन इसमें इधर है। अब इसमें कोई पीछे तो फोर्स लगा नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह तो इसमें है नहीं, तो टेंशन ही यहाँ पर नेट फोर्स है, तो वही आपका M1A के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, है ना। अब आपको पुली पर कितना जो है फोर्स है वो भी पूछा जा सकता है, तो पुली पर कितना फोर्स है, इधर एक टेंशन है, इधर एक टेंशन है, तो नेट फोर्स कितना हो गया T√2। दो वेक्टर 90 डिग्री पर जब होते हैं तो क्या होता है, उनका रिजल्टेंट क्या होता है, मान लो अगर ये F है ये भी F है तो उनका रिजल्टेंट होगा F√2, है ना, इस तरीके से होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा याद रहेगा, है ना। अब सूडो फोर्स वगैरह देखा था, है ना, फिर उसके बाद हमने फ्रिक्शन पे आ गए थे। अब फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं जिससे हमें फ्रिक्शन का भी रिवीजन हो जाए। अब फ्रिक्शन के बारे में जो मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन के बारे में हम जानते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो आपका वही μSN के बराबर हो जाएगा, है ना। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम तब देखते थे, हम ये चेक करते थे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू होती थी। हम ये देखते थे कि जो भी फोर्स हमारा लगा हुआ है और जो भी म्यू वगैरह दिया गया है उसके हिसाब से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या वो क्रॉस हो पा रहा है। अगर ये कोई बॉडी हमने बनाई है और इस पर हमने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का और हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है मान लो वो 8 न्यूटन आ रही है, तो इसका मतलब ये बॉडी मूव कर जाएगी। और जब ये जैसे ही मूव करेगी तो पिक्चर में फिर कौन सा फ्रिक्शन आ जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर ये रुकी हुई है तो पिक्चर में फिर केवल आपका स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, है ना। और आपका जो अप्लाइड फोर्स होगा वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर ही आपको बता देना है, ठीक है ना। सॉरी, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही आपको कर देना है ना। वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अगर मैंने क्या बताया, मैं आपको समरी बता देता हूँ जल्दी से पूरे फ्रिक्शन की, है ना, मोटे मोटे तौर पे। देखो, अगर F अप्लाइड आपका 0 है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी 0 है। ओके, क्योंकि मतलब ये हम तब पढ़ रहे हैं बेसिकली ये बॉडी रुकी हुई है, ठीक है। अगर आपका F अप्लाइड छोटा रह गया है F लिमिटेड से, मतलब बॉडी रुकी हुई है मान लो, तो आप ध्यान रखना कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो अप्लाइड फोर्स के ही बराबर हो जाएगा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना, मतलब बॉडी रुकी हुई है मान लो। अब ऐसा भी हो सकता है कई बार कि जो F अप्लाइड है वो इक्वल हो जाए लिमिटिंग के, तो उस केस में क्या होगा, फिर भी बॉडी रुकी हुई है, चली तो फिर भी नहीं है, फिर भी उस केस में FS जो है यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन F अप्लाइड के ही बराबर आएगा, है ना। लेकिन अगला केस जो होगा ना उसमें बॉडी चल लेगी, क्यों, क्योंकि अब की बार अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो गया फ्रिक्शन से, तो उस केस में बॉडी आगे निकल जाएगी, तो फिर अब की बार काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा, जो जिसका फॉर्मूला होगा μK/N। ओके, तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी समझनी होगी। और एक्सेलरेशन फिर क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स माइनस जो भी अपोजिशन वाला फोर्स है ना, फ्रिक्शन, डिवाइडेड बाई आपका टोटल मास। ध्यान रखना F के मैंने घटाया है, अगर बॉडी चल रही है तो फिर मुझे जो है पीछे F के को घटाना है, ना कि FS को। वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर आप देखेंगे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन है वो बराबर ही लगभग किए जाते हैं, मतलब μK और μS लगभग बराबर ही मिलते हैं, तो उस केस में ऐसी कोई खास दिक्कत आने वाली भी नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं फ्रिक्शन में, इसके अलावा थ्योरी तो होती नहीं है फ्रिक्शन में, क्वेश्चन ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे मान लो मोशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, है ना, तो उसके लिए कुछ पॉइंट समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम रफ इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन की बात करें तो मान लो जैसे ये हमारा एक प्लेन हमने बनाया रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब इस केस में क्या है कि मान लो ये कोई ब्लॉक है जिसका मास m है और ये नीचे की तरफ जा रहा है ना। अब उस केस में क्या होता है, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि ये रफ है, मतलब पीछे फ्रिक्शन लगा हुआ है, और आगे की तरफ हमारा क्या लगा हुआ है, mg sin थीटा, जो आपका अप्लाइड फोर्स है। भाई कंपोनेंट करते हैं ना हम mg के, mg sin थीटा, mg cos थीटा। तो यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन है उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, g sin थीटा माइनस μk cos थीटा। हमने कुछ नहीं किया है, बस मैंने नेट फोर्स निकाला है। मतलब मैंने क्या किया है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो मैंने जो नेट फोर्स है वो mg sin थीटा में से फ्रिक्शन घटा दिया है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, g sin थीटा माइनस μk cos थीटा। ओके, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प ये करने वाली है, ठीक है। हालांकि वैसे कुछ अलग किया नहीं है इसमें, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा डबल ब्लॉक सिस्टम के कुछ फॉर्मूले जो मैंने बताए थे उनको भी याद दिला देता हूँ। डबल ब्लॉक सिस्टम में जो हमने चीज़ें बताई थी बहुत सारी, डबल ब्लॉक सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, हालांकि कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, बट लेकिन मैंने छोटे छोटे सरल सरल क्वेश्चंस के लिए, जैसे ज़्यादातर जो नीट वगैरह में पूछे जाते हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट बताए थे। क्या बताया था कि मान लो अगर आपका फोर्स लगा हुआ है नीचे वाले ब्लॉक पे और इन दोनों के बीच में आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ध्यान रखना, अभी मैं सरफेस और ब्लॉक के बीच में नहीं ले रहा हूँ, मैं दोनों ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले रहा हूँ। तो जो मेरी फोर्स मैक्सिमम जो फोर्स की वैल्यू आती है वो क्या आती है, m1 प्लस m2 μg। जो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आती है वो आती है
m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी। ओके, तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है, ये मैक्सिमम फोर्स, ये मैक्सिमम फोर्स ये वो फोर्स होता है, देखो बेसिकली क्या होता है, ये मैक्सिमम फोर्स क्या बता रहा होता है, ये मैक्सिमम फोर्स वो फोर्स होता है, ये मान लो जैसे F है, अगर ये हमारा ज़्यादा हो जाए ना F मैक्स से, तो फिर क्या होगा कि ये जो दोनों ब्लॉक है ना वो अलग अलग चलेंगे, और अगर अलग अलग चलेंगे तो इनका एक्सेलरेशन भी अलग अलग आएगा। लेकिन अगर F मैक्स हमारा ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ये आपका इन दोनों को अलग नहीं कर पा रहा है, और जब अलग नहीं कर पाएगा तो एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का फिर एक ही होगा और क्वेश्चन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने वन शॉट भी देखा होगा तो भी आपको याद आ गया होगा, नहीं तो लेक्चर्स में तो सब बताया ही था। ये हमारा मान लो ब्लॉक m1 है, ये ब्लॉक m2 है ना, और इस पर आपने मान लो कोई फोर्स लगाया है F, इस पे μ1 और इस पे μ2 फ्रिक्शन है। ओके, अब की बार हमने नीचे सरफेस के साथ एज वेल एज दोनों ब्लॉक के बीच में भी ले लिया है। तो F मैक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, m1 प्लस m2 μ1 प्लस μ2 g। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ये ध्यान रखना है, अब की बार दोनों ही जुड़ गए तो कोई अलग ऐसा कोई खास दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए फॉर्मूलों में। और तीसरा केस क्या बताया था, तीसरा केस बताया था कि अगर मान लो जो फोर्स है वो ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा दें तो क्या होगा, है ना, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो F मैक्स होगा उसके लिए ध्यान रखेंगे म्यू m2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना, तो ये वाला आपका नॉर्मल डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपकी बहुत हेल्प करते हैं चीज़ों को बताने में। ओके, चलो, तो इस तरीके से अब चौथा केस ये भी हो सकता था कि यहाँ भी फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ले लें, पर वो फॉर्मूला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना कि उसको उससे निकालने से बेहतर है कि आप इतनी देर में तो कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो, है ना। तो कॉन्सेप्ट भी कोई कठिन नहीं होते, बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको ना बताएं तो बेहतर है। ठीक है, चलो, अब उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं फ्रिक्शन के अंदर, जैसे एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसको हम कई बार लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, ये बेसिकली ये बताता है कि बॉडी जो है रेडी टू मूव कंडीशन में है ना, तो किसी भी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर बॉडी रेडी टू मूव कंडीशन में होती है तो जो आपका थीटा होता है वो लैम्डा के बराबर आप इजीली कर सकते हो। या फिर आप अगर ऐसे देखो, ये कोई ब्लॉक है, ठीक, और इस ब्लॉक पे आपका ऊपर की तरफ है नॉर्मल, नीचे की तरफ है आपका वेट या mg, ठीक है, और आपका इधर की जो तरफ है वो है आपका, मान लो इधर की तरफ देखो तो रिजल्टेंट है हमारा, मान लो देखो ये हमारा फ्रिक्शन लगा हुआ है इसमें, है ना। अब ये जो चीज़ है ना ये रिजल्टेंट है, मान लो नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन का, है ना, और ये आपका नॉर्मल के साथ सपोज लैम्डा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर ये जो 10 लैम्डा होता है ना वो होता है आपका क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई नॉर्मल। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल अपॉन एन, एन से एन गया तो 10 लैम्डा हमारा किसके बराबर आया, ये आया म्यू एस के बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, वो आपका 10 लैम्डा जो है म्यू एस के बराबर है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में 10 लैम्डा आपका म्यू एस के बराबर हो गया। अब उसके बाद थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, फिर उसके बाद बहुत सी और चीज़ें हैं, है ना। अब एंगल ऑफ रिपोज भी होता है, वो आपका इंक्लाइन प्लेन के लिए होता है, बस फर्क इतना है। ध्यान रखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज जो बेसिकली डिनोट करते हैं ना, वो रेडी टू मूव कंडीशन को डिनोट करते हैं। ठीक, थोड़ा सही नहीं बना ये, एक मिनट रुको, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है ना, और जैसे मान लो यहाँ पर आपका ये एक ब्लॉक है, ठीक है ना, और नीचे की तरफ आपका यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है mg साइन थीटा। ओके, और यहाँ पर नीचे mg कॉस थीटा लगा हुआ है, और ऊपर आपका सपोज नॉर्मल लगा हुआ है। ओके, और ये हमारा सपोज एंगल थीटा है। तो इस केस में जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, फिर म्यू के बराबर होता है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि ये जो थीटा है बेसिकली वो म्यू एस के बराबर होता है अगर हम एंगल ऑफ रिपोज की बात कर रहे होते हैं। देख लेना आप, अगर tan थीटा म्यू एस के बराबर आ रहा होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका रेडी टू मूव कंडीशन में है ये, है ना। तो फिर आपका क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाता है उस केस में। ओके, अगर ये अगर आपसे कहा जाए ना कि भाई जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज, मतलब आपसे कहा जाए कि भाई म्यू एस कैलकुलेट करो, और आपसे कहा जाए कि ये रेडी टू मूव कंडीशन में है, तो फिर आपको फालतू का कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, tan थीटा इक्वल टू म्यू एस कर सकते हो, है ना। तो ये इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। ओके, जैसे थीटा अल्फा से ज़्यादा, मतलब अल्फा इन द सेंस, मतलब अल्फा वो एंगल है यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर अल्फा अगर एंगल बनाए तो अल्फा आपका ये वाला एंगल हो जाएगा। तो जब भी ये वाला थीटा जैसे ही ज़्यादा होगा ना एंगल ऑफ रिपोज से, तो आपको ध्यान ये रखना है कि बॉडी मूव करने लगेगी, ठीक है ना। तो ये बॉडी के मूविंग कंडीशन को रिप्रेजेंट से करता है। अभी हम यहाँ पे निकालेंगे वर्क, है ना। तो अभी हम यहाँ पर वर्क डन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ओके,
तो बहुत कठिन तो नहीं है, बट लेकिन थोड़ा सा ना देख लेते हैं सारे फॉर्मूले वगैरह एक बार में। तो वर्क के बारे में बात करें तो यार वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक फॉर्मूला जो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, है ना, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक डॉट प्रोडक्ट है ये। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर अगर इस तरीके से नहीं है ये, मान लो आपका जो है 3 डायमेंशन में है ना, एक्स वाई जेड के कंपोनेंट के फॉर्म में है, तो वैसे भी निकाल सकते हो। इसके डायमेंशनल जो फॉर्मूला हो सकता है वो क्या हो सकता है, ml/t-2। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये एनर्जी का भी है, ये वर्क का भी है, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। यूनिट वगैरह तो सब लोग जानते ही होंगे, जूल, और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, CGS यूनिट और SI का रिलेशन है ये, ठीक। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी, जो आपको पता भी होगा। ये तो था कांस्टेंट फोर्स के द्वारा। अब कई बार क्या होता है, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स भी हमें निकालना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे वर्क की बात करें तो बेसिकली जो हमारा वर्क होगा 3D के केस में वो क्या होगा, जैसे अगर हमें 3D या कंपोनेंट के हिसाब से निकालना है तो हम निकाल सकते हैं fx dx, fy dy, fz dz, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और जो भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है x1 to x2, ठीक है, तो हम इंडिविजुअली यहाँ पर इसको पुट करके निकालते हैं। तो ये मैंने बताया था। फिर मैंने आपको एक परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट बताया था अलग टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अब उसको तो हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब वर्क डन होता है स्ट्रेचिंग फोर्सेस की वजह से भी हो सकता है, जैसे आपकी स्प्रिंग वगैरह है ना, तो उनकी वजह से मैंने बताया था हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर। लेकिन शर्त ये थी कि जो भी हमारी स्प्रिंग होती है, ठीक है, शर्त क्या थी हमारी, जैसे ये हमारी अगर स्प्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज आर स्प्रिंग, तो इस स्प्रिंग में शर्त ये थी कि जो भी इनिशियल पोजीशन है या जो भी फाइनल पोजीशन है वो सब नेचुरल लेंथ से मेजर करनी है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, x2 हो चाहे x1 हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि इसकी नेचुरल लेंथ यहाँ तक है, नेचुरल लेंथ का मतलब वो लेंथ जहाँ पर ये रहना चाहती है। अब यहाँ पर इसकी इनिशियल पोजीशन थी और यहाँ पर इसकी फाइनल पोजीशन है, तो ध्यान ये रखना है कि इनिशियल भी नेचुरल से लेनी है और फाइनल भी नेचुरल से ही हमें कैलकुलेट करनी है, ओके। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हमें यहाँ पे हेल्प करती हैं चीज़ों को सॉल्व करने में, ओके। चलो अब उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं। बाकी यार ग्राफिकल मेथड होते हैं, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है वो अगर आपको दिया जाए तो वहाँ से भी आपको वर्क निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो भी ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात तो यहाँ पे नहीं है, ओके। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम जो है चीज़ों को देखते हैं। जैसे अब जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव टाइप की चीज़ें। तो एक होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक होते हैं कंजर्वेटिव और एक होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। तो जो कंजर्वेटिव है ना वो होते हैं जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करें, ठीक है। यानी कि जैसे पाथ के ऊपर डिपेंड ना करने का मतलब क्या है कि अगर आपको इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पर जाना है, अब इसके जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, देर आर इन्फानाइट नंबर ऑफ वेज। तो अब हमें लेकिन ए से बी पर पहुंचना है ना। तो अब ये कंजर्वेटिव जो फोर्सेस हैं वो इस बात पे निर्भर नहीं करते कि आप किस रास्ते से गए हो, वो इस पे निर्भर करते हैं कि शुरू में कहाँ थे और बाद में कहाँ पर हो, ठीक है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव ऐसे होते हैं जो रास्ते पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रास्ता चेंज होने से चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर एक राउंड ट्रिप में आप चल रहे हो, ठीक है, गोला गोला घूम रहे हो, अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल को आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे आपका जो वर्क डन है वो जीरो होता है, ठीक है। वर्क डन जो है जीरो होगा एक राउंड ट्रिप में कंजर्वेटिव के केस में, जबकि यहाँ पर नॉट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रास्ते पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसमें जो है आपकी ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग चेंज हो सकती है, लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा, ठीक है। जैसे आप किसी पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ पे, अब ऊपर फेंक रहे हो तो बढ़ रही है, नीचे फेंक रहे हो तो घट रही है, मतलब नीचे आ रहा है वो तो कम होती जा रही है, लेकिन जो ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी है वो भी आपकी कांस्टेंट रहेगी। अगर आप ऊपर फेंकोगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है, मान लो मैंने आप किसी पत्थर को ऊपर फेंका, वो अगर ऊपर जा रहा है तो उसकी मैं मान लेता हूँ कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ में उसकी काइनेटिक एनर्जी भी घट रही होती है, ठीक है। लेकिन जब वो नीचे आ रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है,
जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी वो कम हो रही होती है, तो ओवरऑल बैलेंस रहता है, यानी कि ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका ध्यान रखना, ये एक और चीज़ कंजर्वेटिव के लिए बहुत बढ़िया है कि वर्क डन जो है यहाँ पर रिकवरेबल है। मतलब ऐसा है कि जो वर्क डन आप करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो सकता है और उस पोटेंशियल एनर्जी से दोबारा काम भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपका नॉन कंजर्वेटिव में खर्च हो गया तो हो गया। जैसे आप दिल्ली से आगरा गए तो आपने जो फ्यूल अपनी कार में डाला, अब वो जो फ्यूल आपने कार में डाला तो वो फूक गया, है ना, वो यूज़ हो गया, ठीक है। तो अब आप उसको ना दोबारा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि वो जो फ्यूल बर्न हुआ है वो कहीं स्टोर हो गया होगा और वो स्टोर फ्यूल को आप दोबारा यूज़ कर लोगे, बिना फ्यूल डाले आप आगरा से दिल्ली वापस आ जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो आपके जैसे फ्रिक्शन हुआ, तो ये इन सबको ओवरकम करने में ये खर्च हो जाती है, तो ये कभी भी स्टोर नहीं होती है। स्टोर ही नहीं होगी तो रिकवरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी भी ये नहीं पॉसिबल, ओके। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे समझने जरूरी हैं, ओके ना। तो ये सब चीजें हैं छोटी छोटी। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम यहाँ पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल वगैरह तो मुझे नहीं लगता बताने की खास जरूरत होगी। कंजर्वेटिव जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और आपके नॉन कंजर्वेटिव विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, है ना, एयर रेजिस्टेंस, मतलब वही जो अपोज करने वाले फोर्स होते हैं, ठीक है। चलो अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है वो है एनर्जी। देखो वर्क सेकंड नंबर पे आता है, एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और एनर्जी में भी जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब एनर्जी के बारे में, अब यहाँ पर देखो जो वर्क के लिए था वो सब एनर्जी के लिए भी है। जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूले के अलावा जो यूनिट्स वगैरह हैं वो भी, तो यहाँ पर कोई ऐसा लोचा है नहीं, ठीक है। हम बेसिकली दो तरीके की एनर्जी पढ़ते हैं, एक काइनेटिक और एक जो है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक के अंदर आपकी होती है जो है सिर्फ काइनेटिक, जबकि पोटेंशियल आपकी दो तरीके की हो जाती है हमारे सिलेबस में, एक है ग्रेविटेशनल, एक है स्प्रिंग या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप जानते ही हो 12mv², ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है ना। ये आपकी बेसिकली क्या है, स्पीड की वजह से है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब चीज ध्यान रखनी है आपको। बाकी यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं मोमेंटम वगैरह और उनके रिलेशन से। देखो क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो mb के बराबर होता है, तो अगर मैं इस mb की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो p²/2m के बराबर आएगी, ठीक है। तो ये देखो हाफ तो पहले से था ही, तो मैंने 1/2 तो पहले से लिख दिया, मैंने बस यहाँ पे एक्सचेंज किया है चीजों को। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ ऐसे आने वाली है p²/2m के हिसाब से। तो जो p होगा वो आएगा √2m के, ठीक है ना। जो मोमेंटम होगा वो आएगा √2m के बराबर, ठीक है ना। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी और आई होप आप इसको ध्यान रख पाएंगे, है ना। मोमेंटम हमारा कांस्टेंट अगर ले लोगे तो ग्राफ वगैरह भी आप निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में, है ना। तो यहाँ पर वो सारी चीजें तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं जो ज्यादा हम पे नहीं हो पाते हैं, ठीक है। वैसे हो जाने चाहिए। कई बार ना आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जिनमें आपको चेंज के बारे में पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज बताओ, मोमेंटम का चेंज बताओ। तो बेसिकली क्या है, ध्यान रखना कि अगर जो आपका क्वेश्चन है उसमें परसेंटेज चेंज 5% से कम है, 5% से कम है, तो इसका मतलब ये आपको याद रखना है कि आप एरर मेथड लगा सकते हो। यानी कि आप कह सकते हो ΔKE/K ΔP/P, ये वाली चीज़ यहाँ पर वैलिड हो जाएगी अगर आपका 5% से कम का चेंज है तो, ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अब अगर जो मोमेंटम है वो, अब आप जानते हो यार, अगर काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मोमेंटम आपका √K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ΔP/P = ΔK/K, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठा के रखनी है। अगर 5% से ज़्यादा है तो उस केस में फिर आप नॉर्मल तरीके से निकाल ही लोगे, P final - P initial = P initial × 100, है ना। फिर जो अपना बचपन वाला तरीका है फिर वहाँ से निकाल ही लोगे। अगर 5% से कम है चेंज तो डेफिनेटली आपको फिर कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। फिर तो आप यहाँ पे एरर मेथड लगा लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सबसे प्यारी वर्क एनर्जी थ्योरम, जो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में आप सब जानते हो कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस = ΔKE, है ना। ऐसा कुछ हमने पढ़ाई है, लेकिन ये सबसे बेसिक है। इसके अलावा अगर केवल नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं तो उस केस में ये आपकी मॉडिफाई करके लिखी जा सकती है, E final - E initial, जो दूसरे नंबर पे है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। मान लो केवल फ्रिक्शन आ गया आपका, है ना, और केवल फ्रिक्शन है और आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है, तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क निकालो। और E final मतलब टोटल K final + U final - K initial + U initial।
फिर इसको और मॉडिफाई करके किया जा सकता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस आपके किसके बराबर किए जा सकते हैं, एनर्जी, मतलब आपका बेसिकली अगर केवल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना, तो ध्यान रखना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वहां पे फिर लग जाता है ना। ये कब वैलिड है, जब केवल आपके वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ओके, तो ये छोटी सी चीज़ है जो हमको ध्यान रखनी है। चलो, अब उसके बाद अगली जो चीज़ होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसमें वैसे तो आप जानते हो या तो चेंज इन पोजीशन की वजह से या फिर आपका कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने की वजह से, ठीक है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स और इस पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। ये हम भूल जाते हैं पेपर में, तो हमें ये याद रहना चाहिए कि F इक्वल टू माइनस du/dr होता है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट आपको ध्यान रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ओके, और उसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रहनी चाहिए कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होगा, ठीक है, या फिर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो आपका वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस भी हो सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ओके, अब अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्विलिब्रियम वगैरह का हो सकता है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम वगैरह के क्वेश्चंस आपके देखने को आपको मिल सकते हैं। ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें भी 3 तरीके के होते हैं, जैसे स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, है ना। तो अब देखो यार, जो सबसे पहले अगर मैं देखूं स्टेबल के बारे में, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या खास बात होती है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये बॉल आपकी ऊपर जा रही है ना, आपने थोड़ा सा इसको पुश किया तो ये अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मैं देखो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप देखें तो अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स देखें, ठीक है, या फिर फोर्स ग्रेडियंट देखें यहाँ पे, तो वो 0 से कम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, एनर्जी बहुत कम है, ठीक है ना। तो du/dx जो है वो आपका 0 के अगर आप मतलब अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हो कि कितनी एनर्जी है, पॉइंट यहाँ पर क्या एनर्जी का स्टेटस क्या है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, 0 है, तो कैसे निकालोगे, हमेशा डबल डिफरेंशिएशन आपको करना है, ठीक है। इसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो भी आपको दिया गया इक्वेशन उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 0 के इक्वल लिखोगे, तो आपको वो पॉइंट पता चल जाएंगे जहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। फिर उसके बाद आप उसको डबल डिफरेंशिएशन करके क्या निकाल लोगे, माइनस या प्लस आंसर निकाल लोगे। अब जो भी आंसर आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लोगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर आपका कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर आंसर जो है आपका कैसा आया, अगर आंसर आपका जो है थोड़ा प्लस में आया है डबल डिफरेंशिएशन का, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है डबल डिफरेंशिएशन जब करके इसका लेकर आते हो तो आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर वो 0 से ज़्यादा है तो जो आंसर है वो आपका कैसा हो जाएगा फिर, स्टेबल इक्विलिब्रियम का, मतलब पॉजिटिव आंसर। अगर मैं दूसरे केस में देखूं अनस्टेबल, तो अनस्टेबल के केस में क्या हो रहा होता है, अनस्टेबल के केस में जब आप डबल डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो आपको अगर आंसर नेगेटिव मिल गया तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ कि भाई ये पूरा, ऐसे तो पूरा एक लेक्चर भी था इसके ऊपर, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, है ना। स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप के बारे में हमने समझा था, लेकिन हम यहाँ पर उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द जो सरफेस लेवल की चीज़ें होती है ना, मोटे मोटे तौर पर उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब न्यूट्रल में अगर आपका जो डबल डिफरेंशिएशन का आंसर है वो 0 के इक्वल आ रहा होता है तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद रहनी चाहिए हमेशा। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिसे हम कम रूल कहते हैं, तो वो बेसिकली कैसा रूल होता है, जब केवल सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्सेस हों, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो इनिशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी के बराबर होती है। बस इतना ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी फाइनल के बराबर आपको कर देनी होती है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आपके यहाँ पर देखो कुछ केसेस होते हैं, कुछ अलग अलग केसेस हो सकते हैं, अलग अलग आपके तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब वो पूरी फ्रेमिंग होती है, पूरे क्वेश्चंस होते हैं, उस पर हम डिटेल में अब नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये आपका सरफेस लेवल की चीज़ें थी, ये कोई आपकी हार्डकोर हम यहाँ पे चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। डेडिकेटेड लेक्चर उसका नहीं है, ये फॉर्मूलों का डेडिकेटेड लेक्चर है, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं सारे मोटे मोटे जो फॉर्मूले हैं उनको कवर करने की, ओके। तो अब हम देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन से रिगार्डिंग। तो सर्कुलर मोशन का क्या फंडा है बेसिकली, सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन में 2 चीज़ होती हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन डायनामिक्स। तो सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स में जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह, है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब वही एंगल होता है ना, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे टाइम पीरियड वगैरह होता है कि भाई एक सर्कुलर जो मोशन हो रही है उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा एक रिवॉल्यूशन को, ऐसी एंगुलर वेलोसिटी होती है। फिर ऐसे ही लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो जो स्पीड होती है वो होती है ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है ना।
तो ये जो लीनियर स्पीड होती है वो ओमेगा क्रॉस आर, मतलब जो आपके एंगुलर और लीनियर के बीच में रिलेशन इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे एक होती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ओमेगा जो एवरेज होती है वो होती है टोटल एंगल ऑफ रोटेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो ये होता है हमारा 2 पाई बाई टी, ओके, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा। अब ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जैसे यहाँ पर शुरू में, ठीक है, जैसे होती हैं आपकी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, जो मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चंस कराए थे अगर आपको याद हो तो, है ना। तो ओमेगा जो होता था वो वी परपेंडिकुलर अपॉन आर होता था। यहाँ पर वी परपेंडिकुलर का मतलब क्या था, ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होती थी ए की, मतलब कोई भी अगर पार्टिकल है जैसे हम फेंकते थे, मान लो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, जैसे मान लो एक स्पीड ऐसे है ना, एक स्पीड आपकी सपोज ऐसे है। अब यहाँ पर मान लो एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड आप ले रहे हो वी ए बी, है ना, और आप इनके बीच में रिलेटिव सेपरेशन ले रहे हो, तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें हैं, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर ओमेगा आप निकालते थे, है ना। अब ये आपकी ये डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड वाली चीज़ थी कि भाई इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ये एक जनरल फॉर्मूला नहीं था। अब यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन जैसी चीज़ें, तो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है डी वी अपॉन डी टी, तो वहाँ पे लीनियर स्पीड होती है, तो यहाँ पर एंगुलर स्पीड आ जाएगी, बस फर्क कुछ नहीं आएगा। यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना। क्यों, क्योंकि रेडियन ओमेगा की रेडियन और टाइम के लिए सेकंड स्क्वायर, ओके। इस तरीके से आपका यहाँ पे जो है रेडियन पर सेकंड के रेडियन पर सेकंड इसका हो गया, और टाइम का सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जो इक्वेशंस होती हैं वो आप नॉर्मली यूज़ कर ही लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, जैसे हमने लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का रिलेशन देखा, v इक्वल टू ओमेगा आर, वैसे ही यहाँ पर आपकी एंगुलर स्पीड और एंगुलर उसका भी एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का भी हो सकता है। तो जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो आपका r टाइम्स होगा अल्फा क्रॉस r होगा, ठीक है ना। जैसे वो ओमेगा क्रॉस r था, ये अल्फा क्रॉस r हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में वो दो तरीके के होते हैं। देखो, एक तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होगा जो आपका सेंट्रीपिटल होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, जो सेंटर की तरफ है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन हो रही है। एक आपका ऐसा होगा जो टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्पीड आ रही है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ये दो तरीके का हो सकता है, ए सी एज वेल एज ए टी। तो दोनों को जब हम कंबाइंड कर देंगे तो ये हमारा जो बनेगा वो बनेगा ए टी प्लस ए सी, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा फिनोमेना काम करेगा। अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है बेसिकली वो हो जाएगा आपका अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसे हम एसी कह रहे हैं वो हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर आर, ओके। अब यहाँ पर इक्वेशंस जो होती हैं वो कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो वहाँ पर हम लिखते थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी काइनेमेटिक्स में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ठीक। वहाँ पर हम लिखते थे ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, एस की जगह यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वहाँ पर हम लिखते थे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर यही चीज़ घुमा फिरा कर जो हो जाएगी, एस की जगह पर आप क्या ले आओगे थीटा, यू की जगह पर आप ले आओगे ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। बाकी आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वगैरह जैसी चीज़ें रहेंगी, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो पार्टिकल आपका जो सर्कुलर मोशन में जो आपका सर्कुलर मोशन होती है यूनिफॉर्म, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो वी स्क्वायर बाई आर हो सकता है, या फिर आपका ओमेगा स्क्वायर आर हो सकता है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया हमारा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें डायरेक्टली याद रहने चाहिए। बाकी जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल वाला वो तो वही है जो काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हमारा, देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में अंतर बस इतना है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, वहां पर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर पार्टिकल यूनिफॉर्म, मतलब देखो क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है ना, जो आपका ये जो यहाँ पर ये जो स्पीड है बेसिकली, यहाँ पर ये जो स्पीड है तो वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट स्पीड के साथ ये ट्रैवल कर रहा होता है। अब स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या रहा होगा, जो एक्सेलरेशन है वो जीरो रहा होगा। कौन सा वाला, टेंजेंशियल वाला। सेंट्रीपिटल कभी जीरो नहीं हो सकता, पता है क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल है तभी तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है भाई, है ना भाई। ये आप देखो ऐसे ही मुड़ रहा था, ऐसे चल रहा था, अब इसकी क्या गर्ज पड़ी कि ऐसे मुड़ा,
तभी तो मुड़ा होगा ना, तब एक फोर्स लगा होगा सेंटर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये आपका जो है सेंटर की तरफ है, जो हमेशा रहेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 रहेगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये आपका ध्यान रखना है कि AT हमेशा लगेगा, जबकि AC आपका जो है मतलब AT आपका 0 रहेगा, जबकि AC हमेशा लगेगा, ठीक है ना। तो आपका जो ओवरऑल एक्सेलरेशन हो जाएगा फिर वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल एक्सेलरेशन। वैसे तो देखो सर्कुलर मोशन में अगर हम देखें तो आपका अगर AT ऐसे है और AC ऐसे है तो रिजल्टेंट इधर आना चाहिए, है ना। अगर ये AT है ये AC है तो रिजल्टेंट जो आएगा वो AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर इस तरीके से आएगा। बट क्योंकि ये जो सर्कुलर मोशन हो रही है ये आपकी कैसी है, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो हो रही है वो यूनिफॉर्म है और AT आपका 0 है, तो जो ओवरऑल एक्सेलरेशन है वो AC के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जबकि यही नॉन यूनिफॉर्म होती तो फिर आपका ये A=AC ना होकर पूरी होती, ऐसे के ऐसे पूरी होती, ठीक है। तो बस इतना सा फर्क है, ओके। अब यहाँ पर वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन पढ़ी जा सकती है, ठीक है ना। तो वर्टिकल प्लेन में क्या अंतर है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो अंतर है वो थोड़ा बहुत अंतर है बस। यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ना एनर्जी चेंज हो रही है आपकी। देखो वर्टिकल जब आप जा रहे हो तो नीचे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, जबकि जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट पर जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हो गई, है ना। तो यहाँ पर आपका एनर्जी का लोचा थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे ये हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन है सपोज, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, जैसे मान लो आपने एक स्ट्रिंग यहाँ पे लटकाई हुई है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग में टेंशन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पार्टिकल है, पत्थर है, कुछ भी मान लो, है ना, और उसका मास है मान लो कुछ, और आप इसको ऐसे घुमा रहे हो इसमें, ओके, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो आप इसमें। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होगा कि ये ऊपर कब जाएगा नहीं जाएगा, तो पहले तो वही डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये जो u है ये आपकी अगर √5gl, व्हाट इज दी एल बेसिकली इस जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर अगर ये जो आपका इनिशियल स्पीड आपने दी है वो √5gl से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो पार्टिकल है वो पूरा सर्कुलर मोशन कवर कर देगा। अगर u √5gl के बराबर है तो वो केवल टॉप मोस्ट पॉइंट तक ही पहुँच कर रुक जाएगा, मतलब लूप को कंप्लीट कर लेगा, है ना। देखो बेसिकली इसका मुद्दा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है कि अगर वो सिर्फ यहाँ तक हमने पहुँचा दिया, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँचा दिया तो वो इसको पूरा कर जाएगा। इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन देखो ऐसे समझो, जब ये पार्टिकल ना यहाँ से लेकर जब ऊपर जाएगा, जब आपने बस ऊपर तक ही पहुँचा दिया तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इसने एक स्पीड अटेन कर ली है तो इसमें इनर्शिया आ जाएगा। इनर्शिया आने की वजह से क्या होगा, अभी अपने आप को रोक नहीं पाएगा, और जैसे ये थोड़ा सा भी आगे गया तो आप जानते हो ये पूरा सर्कुलर मोशन कवर कर लेगा। इसीलिए कहते हैं कि बस आपने √5gl भी अगर दे दी ना तो ये पूरा सर्कुलर मोशन कवर कर लेता है। कारण क्या है, अगर आपने सिर्फ यहीं तक पहुंचा दिया ना उसको, तो वो इनर्शिया की वजह से थोड़ा भी आगे निकल जाएगा तो सीधे वो नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए वो एक लूप कंप्लीट कर लेगा। अगर ज्यादा है तो हो सकता है वो ज्यादा लूप कंप्लीट कर ले, ऐसे आया फिर दोबारा चला गया, ठीक। अब कुछ जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो ये तो हमारा हो गया। अगर मान लो जो हमारी स्पीड है ये u वो √2gl और √5gl के बीच में आती है, ठीक है, तो उस केस में ये लूप को कंप्लीट नहीं करेगा, ये आपका सर्कुलर पाथ को बीच में ही छोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो आपके पॉइंट्स, जैसे मान लो आपका ये जो पॉइंट्स है, मान लो इस ये और ये, अगर मान लो मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ मान लो A, है ना, और इस पॉइंट को मान लो C, इस पॉइंट को मान लो B, तो ये जो C और B है ना इसके बीच तक पहुंचेगा, और ये फिर मतलब देखो अगर स्पीड आपने इतनी दी है तो उससे क्या होगा कि ये आगे तक नहीं जाएगा, मतलब बीच में ही जो स्ट्रिंग है वो आपकी इसको पत्थर को पूरा नहीं ले जाने की जगह पर ये बीच में ही मुड़ जाएगी और इधर से ऐसे निकल जाएगी, सर्कुलर पाथ पूरा नहीं होगा। ये ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ऐसे अजूम कर लो कि जब ये मान लो सिर्फ यहीं तक पहुंची तो क्या होगा, यहाँ तक अगर ये रुक गई तो फिर ये आगे जब जा नहीं पा रही है तो अब इसके फोर्स बैलेंस नहीं होंगे, तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग जो है वो पत्थर के साथ जो है यहाँ से निकल देगी और फिर ये सर्कुलर पाथ को पूरा नहीं करेगी, ठीक है ना। ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ पे समझनी है, ओके। अगर आपने स्पीड केवल 2gl के बराबर दे दी तो क्या होगा, ये जो मिनिमम वैल्यू है केवल इसके बराबर दी तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली आपका जो पॉइंट A है ना इसी के चारों तरफ ऑसिलेट करता रहेगा ये, ठीक है ना। मतलब आपका C तक ही पहुँच पाएगा, मतलब यहाँ तक पहुँचा फिर उसके बाद वापस आ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस तरीके से करता रहेगा यहाँ पे ऑसिलेशन, ओके। और 2gl से भी कम दी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो ये आपका जो है यहीं के यहीं ऑसिलेशन में रहेगा, ठीक है ना। वो SHM करेगा, मतलब है ना, काफ़ी छोटा वो हो जाएगा ना फिर उसकी स्पीड, ओके।
इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो एनर्जी चेंज हो रही है तो इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एनर्जी चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स, यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई और फोर्स नहीं है ना, कोई सूडो फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं और यहाँ पर जब भी पूरी फिजिक्स में केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं तब आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हो। ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा और कुछ डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूं जो नीट के पर्सपेक्टिव या फिर जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ज़रूरी हैं। देखो बेसिकली क्या है कि ये हमारा सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लो सी है, ये पॉइंट मान लो बी है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, देखो यहाँ पर कुछ स्पीड होगी va, जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो मान लो कुछ स्पीड होगी, यहाँ पर होगा तो भी कुछ स्पीड होगी, ठीक है ना। अब ऐसे सर्कुलर मोशन वो कर रहा है तो क्या होता है, आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि किस जगह पर टेंशन सबसे ज़्यादा होती है। देखो अगर आप नॉर्मली देखें तो टेंशन आपकी सबसे ज़्यादा ए पर रहेगी, फिर आपकी उससे कम रहेगी सी पर, और फिर उससे कम रहेगी बी पर। सबसे ज़्यादा ए पर रहेगी, फिर सी पर, फिर बी पर, है ना। बी पर जो टेंशन है वो सबसे कम रहेगी, है ना। तो अगर आप बी पर बनाकर देखेंगे, यहाँ पर देखो, जैसे सपोज करो नीचे की तरफ आपका mg लगेगा, है ना, और आपका जो mb स्क्वायर है, मतलब जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे हम कह रहे हैं बेसिकली, वो भी आपका नीचे की तरफ लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि दोनों ही एक तरफ लग गए और ऊपर आपका जो है बैलेंस अगर आप करने बैठ गए उसको, तो यहाँ पर क्या होगा, बी पर mb, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, जो भी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, उसमें से आप mg घटा रहे हैं तो वो आपका जो है यहाँ पर टेंशन को दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप जब ऐसे निकाल रहे होते हैं सारी, जब हम डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो वहां पर ही रिजल्ट हमें मिलता है कि जो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है वहां पर टेंशन सबसे ज्यादा आती है, जबकि ये बीच वाले पॉइंट पर उससे कम, और सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर सबसे कम आती है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। ओके, तो मैं आपको दो रिजल्ट बताऊंगा, तो दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चीज के ऊपर, इसीलिए मैं आपको ये डायरेक्ट याद रखने के लिए बोल रहा हूं। अब क्योंकि हमें सरफेस लेवल पर ही पढ़ना है, सिर्फ फॉर्मूले ही पढ़ने हैं, सिर्फ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को ही ध्यान में रखते हुए बातें करनी है, तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। तो यहां पर आपका TA माइनस TB, जब आप डिफरेंस निकालोगे ना किसी बीच में, पॉइंट A और पॉइंट B के टेंशन की डिफरेंस जब आप निकालोगे तो वो 6 mg के बराबर आएगा। ठीक, TA माइनस TC जब आप निकालोगे तो 3 mg के बराबर आएगा, TC माइनस TB के बराबर निकालोगे तो 3 mg के बराबर आएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। TA माइनस TB 6 mg, TA माइनस TC 3 mg, TC माइनस TB 3 mg, ये रिजल्ट हैं जो डायरेक्ट आपको थोड़े से ध्यान रखने जरूरी हैं अगर आपको थोड़ा जो है ध्यान चीज़ों को रखना है, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट अटेम्प्ट करने हैं तो। ठीक है, तो आई होप आप इसको ध्यान रख पाएंगे और शायद आप जो है आगे इस सब चीज़ों को जो है अगर पेपर क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्टली यूज़ भी कर पाओगे। ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो आप लोग, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ओके, चलो अब उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ने के बाद अब हम रोटेशनल मोशन की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम रोटेशनल मोशन पर आएंगे और रोटेशनल मोशन में चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक, तो रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करें, काफ़ी कठिन चैप्टर लगता है, लेकिन क्योंकि हम अगर प्रैक्टिस नहीं करते, कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, चीज़ों को नहीं से जानते हैं, इसीलिए कठिन लगता है, अदरवाइज इतना भी कठिन नहीं होता है। देखो हमारी जो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr स्क्वायर के बराबर, है ना, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए। अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब बहुत सारे पार्टिकल की वजह से निकाल रहे होते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है m1 r1 स्क्वायर, है ना, मतलब सबके ऐड कर देते हैं हम इस तरीके से। नॉर्मली आपको इतना तो आइडिया होगा ही। ओके, अब यहाँ पे r होता क्या है, देखो जो भी आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस एक्सिस के थ्रू आप घुमा रहे हो, उससे जो डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही यहाँ पर जो है क्या होती है, वही यहाँ पर आपकी बेसिकली डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, किसी भी रिजिड बॉडी का, ठीक है, जो आपकी किसी भी रिजिड बॉडी के लिए अगर आपको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो आपकी इंटीग्रल dm r स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे जो डेरिवेशन करते हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर
सरफेस लेवल से बात कर रहे हैं तो आपको नॉर्मली सारे फॉर्मूले पते हों, बस वही बहुत है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो बेसिकली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आप रेडियस ऑफ गायरेशन की फॉर्म में भी कह सकते हो, एम के स्क्वायर, जैसे हमने एम आर स्क्वायर की बात करी तो आपकी एम के स्क्वायर भी हो सकती है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ से जो आती है वो क्या आती है, इंटीग्रल आई अपॉन एम। तो कई बार आपको इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। और ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोई भी ऐसी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसीलिए ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर रोटेशनल मोशन की जब बात करी जाए तो आपको ऑब्वियसली बात है दो थ्योरम आपको याद आ जाती हैं, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर जो है वो यही है कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो 2D यानी कि 2 डायमेंशन के लिए यूज होती है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो केवल 2 डायमेंशन के लिए यूज होती है। एक्स मान लो आपको एक्स और वाई दिए हैं या जेड और एक्स दिए हैं, इस तरीके से सिर्फ 2 डायमेंशन जो बॉडीज है उनके लिए यूज होती हैं। तो मैं कह सकता हूं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अगर मुझे एक्स और वाई के अक्रॉस पता था तो मैं जेड के अक्रॉस निकाल सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, अब यहाँ पर ये जेड एक्सेस मान लो, ये एक्स एक्सेस मान लो, सपोज ये वाई एक्सेस मान लो, ठीक है, या फिर ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, सपोज ये आपकी जो है इसको y एक्सेस मान लो, इसको z एक्सेस मान लो। तो जो आई जेड होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दोगे तो आई जेड के अक्रॉस आपको पता चल जाएगा। ये सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए आपकी वैलिड है। लेकिन अगर आपके 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, स्फीयर वगैरह है, सॉलिड स्फीयर वगैरह मान लो, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यहाँ पर फिर यूज करते हैं, ठीक है ना। हालांकि पैरेलल सभी के लिए है ना, तो ये सभी टाइप की बॉडी 2D 3D 1D सब के लिए, तो यहाँ पर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम सबसे ज्यादा काम हमें देती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी आप जानते होंगे कि जो आई होता है वो ICM प्लस MR स्क्वायर के यहाँ पर बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये R जो है वो डिस्टेंस हो गई, जो भी आपकी सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जो भी आपकी एक्सिस के अबाउट आपको चाहिए उसके बीच की डायरेक्ट, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी यार यहाँ पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि डिफरेंट टाइप की बॉडी जो हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने बैठो, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप अगर करने बैठो जैसे रिंग है मान लो, तो रिंग का अगर आप करने बैठोगे तो क्या होगा, आप सब लोग जानते हो कि एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है वैसे तो, है ना, लेकिन नॉर्मली क्या होता है आई इज इक्वल टू MR स्क्वायर, ओके। ये कब होता है, जब आप जो है एक ऐसी एक्सिस के थ्रू निकाल रहे हो जो आपकी प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर आप डायमेट्रिक एक्सिस के थ्रू निकाल रहे हैं, ठीक है, डायमेट्रिक एक्सिस के थ्रू निकाल रहे होते हैं, तो फिर जैसे मान लो इस एक्सिस के थ्रू आपको निकालना है, डायमीटर के थ्रू जा रही है। अब ये देखो इस वाले में क्या फर्क था, इस वाले में ना ये वाला जो केस है इसमें आपकी जो एक्सिस है वो रिंग के सेंटर से होकर आप निकाल रहे हो, जबकि इसमें डायमीटर के थ्रू निकाल रहे हो, तो इसमें जो अंतर है वो आ जाएगा और यहाँ पर जो आंसर है वो MR स्क्वायर बाई 2 आएगा। अब ये कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सरफेस लेवल पे बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, है ना, सिर्फ फॉर्मूले देखने की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो इसी रिंग को इसी रिंग का आप निकालना चाहते हो इस एक्सिस के अबाउट, तो कैसे निकालोगे, फिर इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पहले इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे ICM के थ्रू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R, तो यहाँ पर इसके थ्रू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू ये हो जाएगा ICM प्लस MR स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर ये बेसिकली कितना हो गया, ICM कितना होता है MR स्क्वायर और प्लस MR स्क्वायर, तो टोटल मिला के कितना हो गया 2MR स्क्वायर, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब दूसरा होता है मान लो डिस्क, रिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्क दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। अब रिंग और डिस्क में अंतर ये है कि जो रिंग है वो खोखली है अंदर से, है ना, जैसे आप उंगली में जो रिंग पहनते हो उसी की बात मान लो आप एक तरीके से, तो वो खोखली हो गई अंदर से, लेकिन डिस्क अंदर से खोखली नहीं है, उसमें आपका मांस मसाला भरा हुआ होता है, तो डिस्क आपकी अंदर से सॉलिड है ना। तो यहाँ पर बस फर्क इतना है कि आपकी अगर ये सॉलिड है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका आएगा MR स्क्वायर बाई 2 या हाफ MR स्क्वायर कह लो, ठीक है। अगर आप इसको डायमेट्रिकल एक्सिस के थ्रू निकाल रहे हो, ये वाली एक्सिस कौन सी है, ये वही वाली एक्सिस है जो आपकी प्लेन के परपेंडिकुलर है और आपकी सेंटर से पास हो रही है। लेकिन अगर आप इसको डायमीटर वाली एक्सिस के थ्रू निकाल रहे हो तो उस केस में क्या होगा, फिर इसका भी आधा हो जाएगा, मतलब MR स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। वही सारी कहानी है जैसे कि हमने अभी उसमें देखा रिंग के केस में, ठीक है, मतलब वहां पर बस इसका आधा आधा होता जाएगा, ओके। चलो अब उसके बाद आपकी यहाँ पर स्फीयर वगैरह की बात करें अगर हम, तो 2 तरीके के स्फीयर होते हैं हमारे सिलेबस में। एक है सॉलिड स्फीयर जो 3D है ना, सॉलिड मतलब जो अंदर से भरा हुआ है जैसे धरती, है ना। तो सॉलिड स्फीयर के केस में अगर आप एक्सिस देखो, आप डायमेट्रिक एक्सिस के थ्रू अगर निकाल रहे हो, मान लो इस एक्सिस के थ्रू आप निकाल रहे हो, तो उस केस में आपका यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5 MR स्क्वायर आएगा, है ना। अब किसी और एक्सिस के थ्रू निकाल रहे हो तो भाई फिर आपको परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप जो है मान लो इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाह रहे हो, ठीक,
तो अब इस एक्सिस के अबाउट जब निकालोगे तो इसको घुमाओगे, है ना, और इस सेंटर ऑफ मास वाली जो एक्सिस है उसके अक्रॉस आपको पता ही चल गया, इसके बीच का सेपरेशन आपको मान लो पता ही है, r है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस mr², है ना। तो इस तरीके से निकालोगे तो 7/5 mr²। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी ही पड़ेंगी। अब ये हॉलो स्फीयर के लिए अगर निकालने बैठो तो अगर आप हॉलो स्फीयर के लिए निकालोगे तो उसमें जो अंतर आएगा वो ये आएगा कि हॉलो स्फीयर अंदर से खोखला है, क्योंकि तो जब खोखला है कोई चीज़ तो उससे क्या होगा, जब आप उसकी निकाल रहे होंगे तो ये हो जाएगा 2/3 mr², मतलब इसी डायमेट्रिक एक्सिस के थ्रू, है ना। तो वही सब बातें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा हॉलो सिलेंडर वगैरह। तो अब हम देखने वाले हैं हॉलो सिलेंडर के रिगार्डिंग। तो हॉलो सिलेंडर का केस क्या है, हॉलो सिलेंडर में अंदर से ये खोखला है ना। तो देखो इसको जब आप पिचका दोगे तो ये रिंग की तरह हो जाएगा। तो जब हम इस एक्सिस के थ्रू देखेंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो इसकी लेंथ के पैरेलल है, ठीक है। तो जब इस एक्सिस के थ्रू आप अगर देखना इसको देख रहे हो, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका कितना आंसर आएगा, डेफिनेटली mr², ठीक है। मतलब आप अजूम करो कि ये हॉलो सिलेंडर है, इसको जब पिचका दोगे तो रिंग बन जाएगी, तो रिंग की तरह इसको अजूम कर सकते हो। अब सॉलिड सिलेंडर को देखोगे तो वो डिस्क बन जाएगी, है ना। तो फिर उस केस में वो कितना आंसर आ जाएगा, उस केस में जो आंसर आ जाएगा वो फिर आ जाएगा हमारा कितना, mr²/2। क्यों, क्योंकि वो अंदर से जो है सॉलिड है, और सॉलिड है तो वो पिचकाने पर क्या बनेगा, डिस्क बनेगा, तो वो आ जाएगा डेफिनेटली mr²/2। अब ये तो हो गई पैरेलल वाली एक्सिस। अगर मैं हॉलो सिलेंडर में इस वाली एक्सिस के थ्रू निकालना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं उसी तरीके से डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। फिर मान लो इस तरीके से मैंने बनाया हॉलो सिलेंडर, अब मैं इस वाली एक्सिस के थ्रू निकालना चाहता हूँ, तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो अब मुझे पता है, क्या पता है, देखो मुझे पता है कि इस वाली एक्सिस के थ्रू जो होता है वो होता है हमारा mr²/2, है ना, इस वाली एक्सिस के अक्रॉस। तो अब हम क्या जानते हैं, अब हम ये जानते हैं बेसिकली, देखो अब ये अगर हमारी लेंथ l है, ठीक है ना, तो इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके हिसाब से हो जाएगा ml²/12, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, इसके इस अक्रॉस जो हो जाएगा इस वाली एक्सिस की वजह से वो हो जाएगा ml²/12। तो टोटल कितना हो गया, वो हो जाएगा टोटल मिला के mr²/2 प्लस ml²/12। ओके, चलो अब उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पे रॉड पर आते हैं। तो जो हमारी रॉड होती है बेसिकली, रॉड, थिन रॉड की बात कर रहे हैं, पतली रॉड, ठीक है। तो रॉड की अगर हम बात करें तो सपोज ये अगर हम यहाँ पर देखें तो रॉड के अक्रॉस अगर हम देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पर बेसिकली जैसे मान लो ये हमारी रॉड है, ठीक है ना। तो अब हमें मान लो इस एक्सिस के थ्रू निकालना है। ये कौन सी एक्सिस है, जो सेंटर ऑफ मास से निकल रही है और लेंथ के परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो बेसिकली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा ml²/12। ओके, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसी को आप इसी रॉड में निकालना चाहते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन एक्सेस बदल दी आपने, मान लो ये वाली एक्सेस ले ली, तो यहाँ पर फिर आपको ध्यान रखना है किसी भी एंड से निकालोगे तो ml²/3 आएगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है किसी भी टॉपिक में रोटेशनल मोशन के अंदर, वो होता है टॉर्क। टॉर्क जो होता है वो बेसिकली r×f होता है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं टॉर्क = जैसे अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो rf sin थीटा। तो यहाँ पर बेसिकली इसकी डायरेक्शन वगैरह कैसे निकालोगे, r से f की तरफ फिंगर को कर्ल करके यहाँ पे हम निकालते हैं, ठीक है ना। और एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकालें तो वो होता है r×p, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर बेसिकली जो भी डायरेक्शन होती है एंगुलर मोमेंटम की वो भी राइट हैंड थंब रूल से निकाली जा सकती है। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो टॉर्क होता है वो आपका dl/dt हो सकता है, यानी कि I∝, ठीक है ना। तो टॉर्क आपका क्या होता है, आगे से ध्यान रखना, I∝, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो टॉर्क हमारा I∝ के बराबर, जिसमें I हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। ओके, चलो अब उसके बाद एंगुलर इम्पल्स भी आपको पूछी जा सकती है। तो जैसे हमारी नॉर्मल इम्पल्स होती थी ΔP के बराबर, या फिर हम कह रहे थे उसको m∆v के बराबर, है ना, या फिर f∆t के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी एंगुलर इम्पल्स है, ठीक है ना, एंगुलर इम्पल्स किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा और ΔT की जगह ΔT ही रहेगा, है ना, dt मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो टॉर्क टाउ dt। ओके, चलो
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वहाँ पर लीनियर मोमेंटम था, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है। अगर आपका टॉर्क जीरो है, यानी कि बाहरी फोर्स अगर आपका जीरो है, बाहरी टॉर्क अगर जीरो है, तो आपका dl/dt आपका कैसा रहेगा, जीरो के इक्वल, यानी कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो गया। तो आपका L इनिशियल L फाइनल के बराबर हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये तो ये हमें ध्यान रखना है, Li इज इक्वल टू LF, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर अगली जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या चीज़ होती है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की अगर हम बात करें तो ये होती है आपकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो काइनेटिक एनर्जी हो गई वो हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या फिर आप इसको थोड़ा सा चेंज करो तो एल स्क्वायर बाई 2i, या फिर आप इसको देखो तो हाफ एल ओमेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। जो वर्क होता है वो टाउ थीटा के बराबर हो सकता है, जैसे एफ एस के बराबर हो सकता है, तो एफ की जगह टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, या फिर अगर आप देखो तो ये क्या हो सकता है, या फिर अगर आप देखो तो इंटीग्रल टाउ डी थीटा के बराबर हो सकता है, थीटा 1 से थीटा 2। ओके, अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो जो वर्क डन बाई टॉर्क होता है वो आपका क्या हो सकता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है ना। अब जो के फाइनल या के इनिशियल है वो क्या हो सकता है, हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर। ओके ना। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है और आपका जो है आंसर यहाँ से इजीली निकल जाएगा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पर जो है रोलिंग मोशन जो होती है इंक्लाइन प्लेन पर उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें ध्यान रखना एक फैक्टर होता है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है क्या बेसिकली, ये आपका जो है रेशियो, देखो जैसे हमने लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, तो ध्यान रखना ये के बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है ना, ये आप इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 2/5 इसी के बराबर आता है। ओके, क्यों, क्योंकि आप देखो इसको एम के स्क्वायर के बराबर लिखोगे, तो जब इसको जब सॉल्यूशन करके लाओगे तो देखो वही आ गया ना, देखो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2/5 के, ठीक है ना। तो बेसिकली आप सीधे सीधे ध्यान रखो कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में जो भी आपकी आगे वाली वैल्यू आती है वही के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो होती है, ठीक है। जब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू कम तो टाइम भी कम, अगर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू बराबर दो बॉडीज़ की तो उन्हें टाइम भी इक्वल लगेगा आने में, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। चलो अब उसके बाद यहाँ पर बेसिकली ये समझ में आ गया ना, देखो दो बॉडी हैं, मान लो एक बॉडी है आपकी रिंग और एक बॉडी है डिस्क। अब मुझे बताओ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रिंग के केस में क्या होगा, ये देखो ऑब्वियसली बात है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रिंग के केस में 1 होगा, है ना, जबकि डिस्क के केस में 1/2 होगा। तो इसके केस में ये 0.5 आ गया, कौन का बड़ा है, रिंग का बड़ा है ना। रिंग का बड़ा है मतलब क्या, अगर ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रिंग का ज़्यादा है तो रिंग आपकी ज़्यादा टाइम लगाएगी नीचे आने में, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन पहले पहुंचेगा, रिंग, डिस्क, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, तो क्या करोगे पेपर में, ये देख लोगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये जो 2/5 या 1/2 इस तरीके से जो वैल्यूज आ रही हैं उसकी सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू, टाइम भी उसी को सबसे ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ओके, चलो तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है तो अगर आप यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जैसे एक्सेलरेशन वगैरह के, कि भाई एक्सेलरेशन कितना हो सकता है। ध्यान रखना जो एक्सेलरेशन होगा लीनियर एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला याद रखेंगे आप आगे से, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये क्या है बेसिकली, जो भी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बॉडी आ रही है, थीटा हमारा ये हो गया, तो आपको क्या याद रखना है, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया इस रोलिंग इंक्लाइन प्लेन के ऊपर उस बॉडी का, ठीक है। वेलोसिटी जो होगी रोलिंग की वो क्या हो सकती है, तो उसका भी फॉर्मूला आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है आगे से, √2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, √2s, देखो ये हाइट और एस, इसमें अंतर है,
अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, जबकि मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये हाइट हो गई। तो इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ? इन दोनों में रिलेशन ये हुआ कि जो हाइट हो गई ना वो एस साइन थीटा के बराबर आएगी, है ना, क्योंकि अगर ये थीटा है मतलब ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, है ना, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि एच अपॉन एस। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो एच है वो एस साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2GS साइन थीटा, ठीक है ना, और अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर, सॉरी ये मैं आपको टाइम का फॉर्मूला बता रहा था ना, तो मैं आपको टाइम का फॉर्मूला अलग से बता देता हूँ, मैं उसको नहीं बता रहा था, तो वो तो आप पुट कर सकते हो कभी भी। टाइम का जो फॉर्मूला है वो याद रखोगे 2s 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा, सीधे सीधे, है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि टाइम आप सीधे सीधे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितना टाइम लगेगा, ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि भाई बताओ टाइम किस बॉडी को सबसे ज़्यादा लगेगा, किसको आने में सबसे ज़्यादा लगेगा। तो जिसका भी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज़्यादा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। और जिस बाकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ज़रूरी है याद रखना, और वेलोसिटी का याद रख लेना, बस आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। चलो तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो है हमारा ग्रेविटेशन। बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, पर मेरी जो कोशिश है वो यही है कि मैं आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकूं, एटलीस्ट ज़्यादा कुछ नहीं तो हम सरफेस लेवल पर तो फॉर्मूलों को देख ही लें। ओके, तो यार वीडियो को लाइक वाइक कर देना, उम्मीद करते हैं कि आपने लाइक कर दिया होगा। थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हो तो हेलो बच्चों ऐप के ऊपर भी सपोर्ट कर सकते हो, और बाकी यार आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। चलो ग्रेविटेशन की बात करें तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें सबसे पहली चीज़ होती है जिसे हम जानते ही हैं, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ओके, और आप सब इसके बारे में जानते ही हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह, इसमें कुछ अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो आपकी अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है। जैसे सबसे बेसिक Gm अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है सरफेस के ऊपर, धरती के सरफेस के ऊपर, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर ये हो गई हमारी Gm अपॉन आर स्क्वायर। अब मान लो आप किसी हाइट पर जा रहे हो, ठीक है ना। अब किसी हाइट पर अगर आप जा रहे हो तो क्या होता है कि जो आपकी G होती है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो हो जाएगी Gm अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, है ना, मतलब किसी हाइट पर अगर आप जा रहे हो, ठीक है। और जब अगर ऐसा हो जाए कि अगर हाइट आपकी बहुत बड़ी है, सॉरी हाइट आपकी बहुत छोटी है कंपेयर टू रेडियस जो है हमारी धरती की, जो 6400 किलोमीटर है, उसके कंपैरिजन में, तो हमारी जो जी एच होती है वो वेरी करती है इस तरीके से, G1 माइनस 2h अपॉन आर, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे समझना होगा, ओके ना। GH इक्वल टू G1 माइनस 2h अपॉन आर। अब यहाँ पर बेसिकली किसी डेप्थ में आप जा रहे हो, मतलब धरती की डेप्थ में आप जा रहे होते हैं, तो जो G का वेरिएशन आता है फिर वो कुछ ऐसे आता है, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने पड़ेंगे। अब इफेक्ट ऑफ रोटेशन क्या होता है, वो होता है G डैश इज इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। व्हाट इज द लैम्डा? दिस इज एंगल ऑफ लैटिट्यूड, दिस इज एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ओके। तो यहाँ पर ये आपका रोटेशन की वजह से इफेक्ट्स हैं, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी अपने माइंड में रखनी होती हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे हमारी ये धरती है ना, तो ये हमारी अर्थ है, मान लो यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, अब इसका धरती की तरफ mg लगता है और धरती घूम रही है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना। और वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बेसिकली आपका यहाँ पे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बैलेंस करता है। तो बेसिकली मुद्दा क्या है यहाँ पे, कई बार क्या होता है कि आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि अगर अपरेंट वेट किसी बॉडी का 0 है तो एंगुलर स्पीड जो अर्थ है, अर्थ की एंगुलर स्पीड है वो कैसे कैलकुलेट करी जाती है, वो फिर आपकी इसी तरीके से कैलकुलेट करी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो कितना होगा, mr ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो नेट फोर्स आने वाला है वो क्या आएगा, जो mg डैश आएगा वो आएगा आपका mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। हमने mg में से इसको क्यों घटाया, देखो यार अगर ये वाला फोर्स बड़ा होता तो फिर ये धरती पर चिपट के रहता ही नहीं,
है ना, फिर धरती पर चिपक के कैसे रह पाता। इसका मतलब क्या है, mg बढ़ा रहा होगा तभी तो यहाँ पर है ना, धरती अर्थ से अटैच है, अदरवाइज अगर ये वाला फोर्स बड़ा होता तो ये उड़ जाता, ठीक है ना। अब अगर मान लो ये वाली चीज़ हमने जीरो करनी है, मतलब हम ये चाहते हैं कि ये मतलब जो बैलेंस है, तो अगर ये चीज़ जीरो है तो ये mg किसके बराबर आएगा, फिर इस तरीके से रहेगा। और हमें यहाँ से देखने को मिलेगा कि जो आपका ओमेगा है वो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो 1 cos लैम्डा अंडर रूट g अपॉन आर ई। इसको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना, बट आप इस तरीके को याद जरूर रखें जो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश आपको करी है। मान लो इस पॉइंट पर अगर आप देखते ये इंसान मान लो यहाँ पर खड़ा होता तो फिर इसका mg फिर से धरती की तरफ होता, लेकिन जो रोटेशन है वो इस तरीके से ही होता, सेंट्रीफ्यूगल तो आपको हमेशा ऐसे ही लगता है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। चलो अब उसके बाद यहाँ पर बेसिकली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाता है फिर, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है अलग अलग चीज़ों की वजह से अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वगैरह के अलावा यहाँ पर जो इस ग्रेविटेशन टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं आपकी, जैसे एस्केप वेलोसिटी, वो क्या होती है √2gm/r, ठीक है ना, ये एस्केप वेलोसिटी हो गई। अब ये आपकी एस्केप वेलोसिटी क्या है, ये एस्केप वेलोसिटी आपकी किसी भी प्लेनेट से है, ठीक है। अब एक चीज़ होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। तो जो किसी भी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, मतलब एक ऑर्बिट में एस्टैब्लिश होने के बाद उसकी जो वेलोसिटी अब है वो कैसे निकालते हैं, √gm/r। ध्यान रखना ये जो स्मॉल आर है वो रेडियस नहीं है, ये जो स्मॉल आर है वो ओवरऑल डिस्टेंस है, रेडियस प्लस जितनी ऊपर वो सैटेलाइट है वो, ठीक है ना। वैसे जनरली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर रहती हैं, बट लेकिन मैं नॉर्मल बता रहा हूँ gm/r+h, ओके। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो चीज़ हुई, अब यहाँ पर एक रिलेशन हमें देखने को मिलता है कि जो आपकी नियर बाई सैटेलाइट्स होती हैं उनमें उनकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो आपकी एस्केप स्पीड और उसमें अंतर जो है वो √2 का है केवल, है ना। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ओके। अब यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो किसी भी टाइम पीरियड जो है किसी भी सैटेलाइट का वो क्या हो सकता है। अब देखो कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं ऑर्बिटर में, इसका मतलब क्या है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस कर सकते हो, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होती है 2πr अपॉन स्पीड क्या है v, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट कर दो 2π। अब जो हमारी r है, r तो हमारी यहाँ पे रेडियस तो है नहीं, रेडियस प्लस हाइट है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर दो, ये जो ऑर्बिटल स्पीड है उसकी वैल्यू पुट कर दो तो हमारा काम बन जाएगा। तो जैसी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब ऑर्बिटल स्पीड का जो वैल्यू थी वो क्या थी, √gm/r थी, तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा √gm और ऊपर क्या पहुंच जाएगा √r, और एक पहले से r है ना, और उसमें आपने √ वाला और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा r⁵3/2। तो इतना हमारा टाइम पीरियड आ गया सैटेलाइट का, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक सी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एनर्जी वगैरह अगर आपको निकालनी है सैटेलाइट्स वगैरह की, तो किसी भी सैटेलाइट की एनर्जी देखो, सबसे पहली है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, -gmm/r, माइनस अट्रैक्शन की वजह से है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv², ठीक है, या फिर gmm/2r, जब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दोगे तो। और आपकी मैकेनिकल एनर्जी मतलब इन दोनों का सम, है ना, मैकेनिकल एनर्जी मतलब इन दोनों का समेशन, टोटल एनर्जी, तो वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए यहाँ पर -gmm/2r, ठीक है ना। आपकी बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी मतलब जो आपकी सैटेलाइट धरती के चारों तरफ जिस एनर्जी की वजह से यहाँ पे बाइंड है वो घूम रही है, ठीक है ना, उसकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो बाइंडिंग एनर्जी है। अब वो क्या होगी फिर, वो होती है हमारी gmm/2r, मतलब एक तरीके से वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी हमारी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी है ना। तो ये हमें समझना होगा, ओके। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो होती है हमारा जैसे ये वाला ग्राफ जो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जाता है। इधर आप एनर्जी ले सकते हो और इधर आप जो है क्या ले सकते हो, जो डिस्टेंस है वेरी कर रहे हैं। अब देखो यार, जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब अच्छा अब ये वेरी कैसे कर रहा है, लेकिन देखो काइनेटिक एनर्जी r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि y एक्सिस x एक्सिस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हाइपरबोला आएगा, ठीक है। तो हाइपरबोला अगर आप निकालोगे तो ऐसे आएगा, ओके। अब दूसरे केस में आ जाओ, टोटल और पोटेंशियल एनर्जी, अब दोनों ही नेगेटिव हैं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये नीचे आएंगी। अच्छा, अब ये भी हाइपरबोला ही आएगा, लेकिन फ़र्क इतना है सिर्फ कि इसमें थोड़ी वैल्यू का अंतर आ जाएगा, है ना। तो कौन सी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका आंसर बड़ा,
यानी कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी नीचे बन जाएगी और टोटल एनर्जी थोड़ा सा कम वैल्यू की बन जाएगी। ओके, तो बस इतना सा यहाँ पर ये इस तरीके के ग्राफ आपको देखने को मिलते हैं। अब जो हमारा ग्रेविटेशन टॉपिक होता है उसमें केपलर लॉ नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है। अब ये केपलर लॉ क्या भला है? अभी देखो केपलर लॉ जो होता है उसमें दो तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है फर्स्ट लॉ और एक होता है सेकंड लॉ, है ना, और एक होता है हमारा थर्ड लॉ। तो जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, मतलब किसी भी प्लैनेट का जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है, बस इतना कहता है ये, है ना, इलिप्स के बारे में बताता है। सेकंड लॉ जो होता है उसे लॉ ऑफ एरिया कहते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या भला है? ये एरियल वेलोसिटी के बारे में बताता है कि जो एरियल वेलोसिटी होती है तो एरियल वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। मतलब एरियल वेलोसिटी का मतलब है एरिया स्वेप्ट, मतलब जो भी एरिया स्वेप्ट होता है ना, जो भी प्लैनेट सन के चारों तरफ जो भी एरिया स्वेप्ट करता है वो हर इक्वल टाइम, मतलब जो टाइम होता है, जो भी टाइम है उसमें इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो एरियल वेलोसिटी है उसका मतलब देखो कोई भी वेलोसिटी होती है, कोई भी रेट होता है, उसे हम हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में ही देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी हो जाएगा डी ओवर डी टी, ये कांस्टेंट रहेगा और ये इसकी जो वैल्यू है वो ध्यान रखनी है, वो L/2m रहती है। व्हाट इज दी L? L इज ऑलवेज एंगुलर मोमेंटम, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेसिकली थर्ड लॉ जो लॉ ऑफ पीरियड्स होता है जिसके बारे में हम जानते ही हैं, ठीक है ना, A⁻3। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली जो सर्कुलर, देखो ये तो आपका इलिप्स के लिए हो गया, है ना। अब यहाँ पर ए और बी आपके बारे में थोड़ा पता होगा, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस नहीं पता है तो थोड़ा सा देख लेना ग्रेविटेशन का लेक्चर, उसमें थोड़ा मैंने 10-15 मिनट में बताया है, अदरवाइज नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए ये चीज़ हो जाती है रेडियस के पावर के 3 और इलिप्स के लिए हो जाती है जो आपकी सेमी मेजर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस है उनके, है ना, तो आपका A⁻3 के। ओके, अब यहाँ पर लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी जो एक चीज़ है वो ध्यान रखनी है, जो भी देखो ये हमारा मान लो इलिप्स है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, आपका एक फोकाई है, दो फोकाई होते हैं, ठीक है। मान लो सन यहाँ पर है, ये हमारा सपोज फोकस 1 है ना, ऐसे यहाँ पर एक फोकस 2 होता है। अब ऐसे ही हमारी सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस होती हैं। तो इस तरीके से ये हमारी तो ये मान लो हमारी यहाँ से ये सेमी मेजर एक्सिस हो गई, ऐसे हमारी ये वाली जो है सेमी माइनर एक्सिस हो गई। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, जो भी देखो सन अगर यहाँ पर है तो इसके पास जो भी प्लैनेट है उसको हम फिर क्या कहते हैं, पेरीहेलियन, और यहाँ पर जो होता है उसको हम कहते हैं एपीहेलियन, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है ना, पेरिजी, अपोजी। तो यहाँ पर जो आर मैक्स हो गया, जो आर मैक्स है, ठीक है, तो जो आर मैक्स होता है बेसिकली वो क्या होता है, A1+E, है ना। ई सेंट्रिसिटी होता है, ई का मतलब, ई सेंट्रिसिटी का मतलब होता है चपटापन, कि आखिर ये जो एलिप्स है वो कितना चपटा है ना। A1-E, जो मिनिमम है वो A1-E हो गया और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो A1+E। मतलब मुद्दा क्या है, A क्या है, ये हुआ क्या है, देखो ये वाली जो चीज़ होती है इसको हम AE कहते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखें तो जो आर मैक्स वैल्यू है, ठीक है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखें तो वो इन दोनों के सम के बराबर हो गई। तो जैसे आप इन दोनों के सम के बराबर की बात करोगे तो A कॉमन निकालोगे तो 1+E बचेगा, है ना। अब ये भी आपकी AE है और मिनिमम वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, A-AE, तो फिर से A कॉमन निकल जाएगा तो ये बचेगी। तो आर मैक्स और आर मिनिमम ये आपकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका इनका रेशियो से कभी भी पूछा जा सकता है, तो इनका रेशियो काफ़ी आपको काम आ सकता है। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि जो VP/VA है, पेरिजी और अपोजी पर जो स्पीड होंगी, है ना, देखो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो आपकी कौन सी हो गई, अपोजी वाली, है ना, और यहाँ पर हो गई पेरिजी वाली, पास जो सन के पास है प्लैनेट का। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, Vmax/V minimum, है ना, पास वाली आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर 1+E/1-E, ठीक है ना। E अगर आपको वैल्यू दी जाए तो आप फटाफट इसको निकाल सकते हो। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमें ध्यान रहनी चाहिए, अदरवाइज आपकी यहाँ पर ये बहुत बेसिक सी बातें थी जो हमने सारी कर ली हैं, ठीक है ना। वैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि हम जो है इस लेक्चर के अंदर सरफेस लेवल की चीज़ देखने वाले हैं, कोई हम बहुत ज़्यादा ट्रिक की बात नहीं करेंगे, सिर्फ जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें पते होने चाहिए हर हाल में वो मैंने यहाँ पे बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मैकेनिक्स वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट होगी वो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऐसे ही आपका जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें कवर करेंगे, ठीक है।
चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप जो है पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और फॉर्मूला का रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए और जो है अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और आपका जो है डेफिनेटली आप अच्छा करके आएंगे। अगर आपने प्रिपरेशन करी है पूरे साल तो बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम में जो है परफॉर्मेंस देकर आएंगे। ओके, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है तो भी आप वन शॉट वगैरह आप अगर देखते आए हैं, आपने थोड़ा सा रिवीजन वीडियोस देखी हैं, ट्रिक वीडियोस देखी हैं, तो भी बहुत अच्छा है। आप डोंट वरी अबाउट इट, आप जो है नीट में एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चन करने की हैसियत रखते हो अगर आपने सिर्फ इतना देखा है तो। क्यों? क्योंकि नीट में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जाने से पहले आप जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों को, ठीक है ना, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हेलो बच्चों ऐप की रेटिंग भी आप यहाँ पर दे सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे जाके और एप्पल के ऐप स्टोर पे जाके, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और फॉर्मूले और बहुत सारी नई नई चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो फॉर्मूले वगैरह देखने की जगह पर सारी ट्रिक सीखो, सारे तरीके सीखो। इसमें मैंने बहुत ही कम फॉर्मूले बताए हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लेक्चर्स को देखने के बाद ही समझ सकते हो। ना तो किसी नोट्स से समझ सकते हो, ना ही किसी शॉर्ट वीडियो से समझ सकते हो, ना ही किसी वन शॉट वीडियो से समझ सकते हो। वो पूरा लेक्चर देखने के बाद ही क्लियर होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपना माइंड यूज़ करेंगे, अपने टाइम को बचत में लाएंगे और अपने टाइम का सही यूज़ करके नेक्स्ट ईयर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है अभी से हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए, लेक्चर्स को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।